तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है बीफार्म 8 सेमेस्टर में कॉस्मेटिक साइंस उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 होने वाली है जिसमें जो आपका सिलेबस है उसके यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड आज के सिंगल वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बाकी जो पार्ट 2 होगा उसमें बाकी के तीनों यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 को हम कवर करेंगे क्योंकि फार्मेसी वाला ऐप पर अपडेट होगी। बाकी आज की वीडियो को आपने समझने से पहले 3 पॉइंट पर जरूर से ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि आपका जो लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं वो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के हैं, यानी कि जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जब मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनके ही बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, टोटल आपकी पाँचों यूनिट से ना 32 क्वेश्चन है और 32 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के आपके पार्ट 2 में कवर होंगे। तो पहले हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को लिख रखा है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट 2 आपको कैसे मिलेगा। आपने सिंपली जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको ना बी फार्म का सेक्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सेमेस्टर्स आपको दिखेंगे, आपने 8 सेमेस्टर पे जाना है एंड जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको सारा कंटेंट नज़र आएगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सारा आपको मिल जाएगा। या सबसे ऊपर आपको एक कॉम्बो मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट एक ही साथ में है, उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी वीडियोस, उनकी बुक्स, पीडीएफ, सारा कुछ कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने वहाँ पे जाकर के ज़रूर से इनरोल कर लीजिए। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करते हैं कॉस्मेटिक साइंस की, और सबसे पहले हम यहाँ पे यही जानेंगे कि आखिर इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज ए बी फार्म स्टूडेंट क्या आपका फ़ायदा होगा, ये जो सब्जेक्ट आपने इलेक्ट किया है या कॉलेज वालों ने थोपा है लेकिन आपने पढ़ना जरूर है, तो पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, ये चीज़ें हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे जो पीसीआई ने सिलेबस ये डिज़ाइन किया है, आखिर किन किन टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किया है, इनको पढ़ने के क्या मतलब बनते हैं, क्या फ़ायदा है, वो सबसे पहले हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कॉस्मेटिक साइंस का सीबी नहीं पढ़ा है ना, तब भी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। मैं एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे ईजी तरीके से पढ़ाऊँगा। बाकी यहाँ पे हम स्टार्टिंग यही टॉपिक से करेंगे कि भाई कॉस्मेटिक साइंस क्या है, ये सब्जेक्ट, ये कॉस्मेटिक का मतलब क्या है, या फिर और भी इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपका यही लिखा हुआ है कि डिफाइन कॉस्मेटिक्स विद एग्जांपल एंड राइट अबाउट कॉस्मेटिक साइंस विद इट्स इम्पोर्टेंस, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे लड़कियां खुश हो रही होंगी कि भाई आज तो हमारा फेवरेट टॉपिक चलने वाला है कॉस्मेटिक्स तो हमें पहले से ही बहुत मतलब अच्छे लगते हैं या हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर मैं बॉयज़ से भी बता दूं कि कॉस्मेटिक्स सिर्फ लड़कियां ही यूज़ नहीं करती, बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो मेरे को ये लगा कि भाई ये चीज़ें तो मेरे को पता होनी ही चाहिए थी। मतलब एज ए पर्सनल लाइफ अपनी अगर मैं देखूँ या आपको आपको भी अगर मैं बताऊं कि जो आपके हेयर ऑयल होते हैं, फेस वॉश जो होता है आपका, या सीरम वगैरह या परफ्यूम वगैरह, साबुन, शैम्पू, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसी के अंदर आती हैं कॉस्मेटिक के। हाँ, लड़कियों के थोड़े एक्स्ट्रा ज़रूर होते हैं वो सारी चीज़ें, पर हम भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो जब इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और यूज करना भी चाहिए क्योंकि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में और पर्सनल केयर में। तो सबसे पहले अभी आपने यही जानना है कि भाई कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कॉस्मेटिक साइंस क्या होती है। तो यहाँ पे सिंपल वही हेडिंग है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स को अगर मैं हिंदी में कहूँ यानी कि श्रृंगार का सामान। तो कॉस्मेटिक अगर बात करें तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड कॉस्मोस से आया है, जिसका मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी यानी कि खूबसूरती या सुंदरता या सौंदर्य। आप जानते होंगे, या आपको मैं नॉर्मली बताऊं कि वे सारे सामान, वे सारे प्रोडक्ट जो हमारी ब्यूटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे अपीयरेंस या लुक को बेटर करते हैं, बस वही कॉस्मेटिक्स कहे जाते हैं। तो सिंपल से इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कॉस्मेटिक्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर अप्लाइड टू द बॉडी लाइक स्किन, हेयर, नेल्स, लिप्स etc टू क्लीन, ब्यूटिफाई और इम्प्रूव अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। मतलब कॉस्मेटिक हमारे वो सारे सामान होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि स्किन पर, हेयर पे, नेल्स पर या लिप्स पर। किस लिए? टू क्लीन और ब्यूटीफाई और इम्प्रूव अपीयरेंस, हमारे अपीयरेंस, हमारी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिना किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए या बिना किसी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट किए।
तो ये सारे सामान हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, एकदम सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि फेस क्रीम है, लिपस्टिक है, शैम्पू है, परफ्यूम है, सनस्क्रीन है, नेल पॉलिश है और भी बहुत सारे साजो सामान हैं। तो ये सारे हमारे कॉस्मेटिक्स हैं। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, मैंने इमेज बस इसलिए यहाँ पे लगाई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर रहें, एकदम दिखने से भी आपको चीज़ें समझ आएँ। तो कॉस्मेटिक्स का सिर्फ मतलब ये ही नहीं है कि भाई लड़कियां ही यूज़ करती हैं, लड़कों के लिए भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स सामान हैं। हाँ, लड़कियों के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स आपको समझ आए कि क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है एग्जाम्पल के साथ में उनकी डेफिनेशन देखी है। अब हम जानेंगे कि भाई कॉस्मेटिक साइंस क्या है, ये जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब ये क्या है और इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे हेडिंग है कॉस्मेटिक प्लस साइंस। ओके, ये वर्ड को हमने ब्रेक कर दिया, कॉस्मेटिक प्लस साइंस। कॉस्मेटिक यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं या अपीयरेंस को बढ़ाते हैं, वो हमारे कॉस्मेटिक कहे जाते हैं। साइंस का मतलब है मीन सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन स्टडी, मतलब किसी स्टडी के आधार पर एक सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करना। जैसे अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि कॉस्मेटिक जो है ये क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये हमारी बॉडी पे जो भी अफेक्ट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, तो बस यही समझना एक सिस्टमेटिक तरीके से, वही साइंस क्या कही जाएगी, कॉस्मेटिक साइंस। तो मैं आपको ये नॉर्मली एक लाइन में कह सकता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आप इसमें ये जानेंगे कि भाई कॉस्मेटिक क्या है, कॉस्मेटिक कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, कॉस्मेटिक कैसे काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स को हम कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में, उनके बनाने के तरीके और उनके यूजेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वही कहा जाएगा कॉस्मेटिक साइंस। क्लियर हुआ? अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, जस्ट आप डेफिनेशन पढ़ो, एकदम और अच्छे से क्लियर होगा कि कॉस्मेटिक साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of how cosmetics are made, how they work, how they affect the skin, hair and body। मतलब एक साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ये समझते हैं, ये पढ़ते हैं कि भाई कॉस्मेटिक्स कैसे बनते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो हमारी बॉडी यानी कि स्किन, हेयर, लिप्स, इन सभी चीज़ों को कैसे अफेक्ट करते हैं। बस यही समझना, यही पढ़ना जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कहा जाएगा कॉस्मेटिक साइंस। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा रखी हैं जिसमें हम ये कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स कैसे बन रहे हैं या वो कैसे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हमारी बॉडी पे, है ना, वो कैसे काम कर रहे हैं। बस ये सारी स्टडी यही कही जाएगी कॉस्मेटिक साइंस। क्लियर हुआ? अब हम इस सब्जेक्ट की कुछ इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है या इसका क्या फ़ायदा होगा, तो यही है हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्मेटिक साइंस। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग सेफ एंड स्किन फ्रेंडली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जो कॉस्मेटिक साइंस ये जो सब्जेक्ट है, ये जो स्टडी है, इसकी मदद से हम ना सेफ और स्किन फ्रेंडली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उनको बनाते हैं या बना सकते हैं। तो ये इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस है। समझ आ गया आपको? दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि जो कॉस्मेटिक साइंस है ये जो है हमें न्यू और टाइप की कॉस्मेटिक्स डेवलप करने में मदद करती है। जैसे लिखा है कॉस्मेटिक साइंस हेल्प्स इन द डेवलपिंग न्यू टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक। जैसे कि आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, हर्बल की बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में है, ज़्यादातर फेस वॉश या सीरम या और भी हेयर ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम हर्बल पे फोकस कर रहे हैं। तो न्यू यहाँ पे कॉस्मेटिक्स डेवलप जो करते हैं वो हम इसी की मदद से कर पाते हैं। या और भी नई टाइप की क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम या कोई ऑर्गेनिक क्रीम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किन टाइप्स लाइक ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन। हमारी स्किन कई टाइप की होती हैं, बहुत सौ की स्किन जो है ऑयली होती है, बहुत सौ की यहाँ पे ड्राई होती है, बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है। तो हर एक को हर एक कॉस्मेटिक सूट नहीं करता है, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक्स बनाने होते हैं जो कि हम इसी की मदद से बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंश्योर द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स बिफोर दे रीच इन द मार्केट। जैसे दवाइयाँ हमारे शरीर पे काम करती हैं या हमारे शरीर में जाती हैं, वैसे ही जो कॉस्मेटिक्स के सामान हैं उनकी भी क्वालिटी को इंश्योर करना, सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे जो मेन जगह है अगर हम देखें तो चेहरा, अपीयरेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल। तो अगर आप ऐसे कॉस्मेटिक सामान बनाते हैं जिनका बुरा इफेक्ट आ रहा है आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके लिप्स पे,
आपके चेहरे पे, तो बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसी में इस सब्जेक्ट में आप ये भी पढ़ेंगे कि जो कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं उनकी क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं उनको मार्केट में पहुंचने से पहले, यानी कि एवेल्यूएशन टेस्ट वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओपन्स कैरियर ऑप्शंस इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, R&D, क्वालिटी कंट्रोल एंड मार्केटिंग। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं, मिलते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग में जो भी कॉस्मेटिक सामान की हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंस है किसकी, कॉस्मेटिक साइंस की। ये जो पहले क्वेश्चन है आप इसको एज ए क्वेश्चन नहीं, एज ए इंट्रो समझो कि इस सब्जेक्ट में सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं। अब थोड़ा सा फटाफट मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूनिट फर्स्ट में पहले आप यही जानेंगे भाई कॉस्मेटिक क्या है, उनके क्लासिफिकेशन वगैरह। कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या होते हैं, एक न्यू टर्म है, ये जानेंगे। फिर कॉस्मेटिक्स बनाने में जो एक्सिपिएंट यूज़ होते हैं, जैसे हमने टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन पढ़े थे, उनमें एक्सिपिएंट यूज़ होते थे। सेम ऐसे ही यहाँ भी एक्सिपिएंट यूज़ होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये कॉस्मेटिक्स से सारे सामान हैं ये बॉडी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे स्किन, हेयर या ओरल कैविटी, यानी कि आपके लिप्स वगैरह या दांत वगैरह। तो वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई स्किन कैसे बनी है, हेयर कैसे बना है, कैसे वो ग्रो करता है, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब है ये यूनिट फर्स्ट आपका एक बेस होगा। ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आप जानेंगे, इनमें यहाँ पे आएगा आपकी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट स्किन से रिलेटेड, जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, बैनिशिंग क्रीम, ये कैसे बनते हैं, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें। फिर आपके आएंगे एंटी परस्पिरेंट एंड डिओडोरेंट। एंटी परस्पिरेंट यानी कि पसीने के रोकने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं जो अंडर आर्म में हम यूज़ करते हैं, या परफ्यूम वगैरह यानी कि डिओडोरेंट, उनके बारे में। फिर इसके बाद हेयर केयर प्रोडक्ट आएंगे, कंडीशनिंग शैम्पू या फिर आपका हेयर कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, कैसे काम करती हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद में आपने अपने दांतों से रिलेटेड यानी कि टूथपेस्ट वगैरह, ये भी कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं, और टीथ वाइटनिंग या माउथ वॉश वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर इसके बाद आपने सनस्क्रीन के बारे में पढ़ना है, सन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर हर्ब्स का क्या रोल है कॉस्मेटिक में, स्किन केयर में, हेयर केयर में, ओरल केयर में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं कॉस्मेटिक्स के, इनकी आप कैसे एनालिटिकल मतलब कि इनकी इवेल्युएशन करते हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें एनालिटिकल मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे यूनिट फोर्थ में प्रिंसिपल दिया है वही कॉस्मेटिक एवेल्युएशन का। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कुछ पैरामीटर यहाँ पे मतलब कि मेज़र किए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें और एक दो चीज़ें और होंगी जैसे कि एवेल्युएशन, सॉप, सेंडेंट वगैरह, इनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई स्किन के जो टाइप होते हैं, ऑयली स्किन क्या है, ड्राई स्किन क्या है, ड्राई स्किन क्यों हो जाती है, कॉजेज़ वगैरह, स्किन मॉइस्चराइजेशन क्या है, कुछ बेसिक टर्म जो हमारी स्किन से रिलेटेड होती हैं। फिर ऐसे ही हेयर से रिलेटेड डैंड्रफ वगैरह, हेयर फॉल वगैरह जो आजकल चल रहा है, ये सारी चीज़ें। और स्किन से रिलेटेड जैसे कि झाइयाँ हुए, आपके पिंपल वगैरह हुए, है ना, बॉडी से जो भी ऑडर, बदबू वगैरह आती है, उनके बारे में। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल कहूँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत एकदम पर्सनल केयर में भी आप इनको अप्लाई करना, है ना, एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा पहला। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉस्मेस्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक विद एग्जांपल एंड हाउ कॉस्मेस्यूटिकल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कॉस्मेटिक्स। तो ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में आ जाता है कि भाई कॉस्मेटिक्स में और कॉस्मेस्यूटिकल में अंतर क्या है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में आपका दिया है कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि जो कॉस्मेटिकल्स हैं, न्यू टर्म है, ये कैसे डेवलप हुए हैं कॉस्मेटिक्स से, ये आपने जानना है। तो लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम जानेंगे कॉस्मेटिकल्स क्या है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पुराना रिमाइंड कराऊँ, आप B.Pharm 6th सेमेस्टर में जाओ, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, है ना, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी 6th सेम में है। तो वहाँ पे एक टर्म, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रा प्लस सूटिकल्स। थोड़ा मैं वर्ड ब्रेक कर दूं, जैसे कि न्यूट्रा प्लस सूटिकल्स। न्यूट्रा बोले तो न्यूट्रिशन, जो हम खाना पीना डेली यूज़ करते हैं, है ना। एंड सूटिकल्स जो आया है वो फार्मास्यूटिकल से आया है। फार्मास्यूटिकल जहाँ भी आ जाए मतलब दवाएं। तो न्यूट्रिशनल
दवाएं, यानी कि वो सारे फूड, वो सारी डेली खाने वाली चीज़ें जो हम जिनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, अगर वो ही दवा की तरह काम करें तो उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक वर्ड ब्रेकडाउन होगा, कॉस्मेस्यूटिकल्स। कॉस्मे आया है कॉस्मेटिक्स से। कॉस्मे कॉस्मेटिक्स का शुरू का पार्ट है, जैसे कॉस्मेटिक, तो कॉस्मे लिया है कॉस्मेटिक से। ठीक है। सूटिकल आया है फार्मास्यूटिकल के लास्ट से, फार्मास्यूटिकल, तो फार्मा को हटा के सूटिकल जोड़ दे, तो दोनों को मिला के बना है न्यू टर्म कॉस्मेस्यूटिकल। यानी कि ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी की अपीयरेंस, लुक, ब्यूटी, इसको तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, साथ के साथ ये एक ड्रग, एक दवाई के रूप में भी काम करते हैं। जैसे सपोज करो आपके चेहरे पे पिंपल हो रहे हैं, तो उन पिंपल्स को भी वो ठीक कर देते हैं। सपोज करो आपके बालों में ना डैंड्रफ हो रही है, आपने शैम्पू के साथ में केटोकोनाजोल मिला दिए, जो कि एंटी फंगल दवाई होती है, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो शैम्पू है वो केवल अब कॉस्मेटिक्स ही नहीं रही, वो कॉस्मेस्यूटिकल हो गई। कॉस्मेटिक्स वो हमारे बालों की भी सफाई करेगी और वो डैंड्रफ को भी यहाँ पे रिमूव करेगी। समझ आया? मैंने अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ वर्ड ब्रेकडाउन और इसका मतलब बताया है। तो वही है कॉस्मे, जो कि कम्स, यानी कि कहाँ से आया है, कॉस्मेटिक से आया है, जिसका मतलब है ब्यूटी। सूटिकल जो है वो फार्मास्यूटिकल से आया, जिसका मतलब है दवाई। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि कॉस्मेटिकल्स आर दोज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेट ऑल्सो हैव मेडिसिनल और ड्रग लाइक इफेक्ट ऑन द स्किन और बॉडी। मतलब ऐसे हमारे साजो सामान है ना, हमारे ब्यूटी के सामान जो ब्यूटीफाई तो करते ही करते हैं हमारी स्किन को, हमारे हेयर को, हमारे लिप्स को, वो साथ के साथ ड्रग लाइक इफेक्ट भी शो करते हैं, दवाई की तरह भी वो हमारी बॉडी पे काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे पहला है एंटी एजिंग क्रीम जो होती है, वो अगर उसमें रेटिनॉल भी मिला है तो ये जो है रिंकल्स वगैरह, झाइयाँ जो वगैरह होती हैं, आपने देखा वो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको भी ठीक करती है ना। मतलब चेहरे को अपीयरेंस को भी बढ़ाती हैं, साथ के साथ जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करती हैं। दूसरा क्रीम विद सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने, कि कुछ क्रीम होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्यूटीफाई करती हैं, आपकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, लेकिन जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है वो आपके पिंपल्स, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करती हैं, यानी कि दवा की तरह भी काम करती हैं। ऐसे ही हेयर रीग्रोथ प्रोडक्ट विथ मिनोक्सिडिल, तो हेयर रीग्रोथ प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपके बालों को सॉफ्ट करते हैं या साफ़ करते हैं, लेकिन उसमें मिनोक्सिडिल भी होता है, तो वो रीग्रोथ यानी कि हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी सनस्क्रीन आती है, जो सन से प्रोटेक्ट करती है, अगर उसमें विटामिन ई हो तो मॉइस्चराइज भी रखती है आपकी पूरी स्किन को। नियासिनामाइड हो तो वहाँ पे वो उसके स्किन के अपीयरेंस को बढ़ाती है, उसको मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाती है। तो कहने का मतलब है ऐसे आपके साजो सामान जो ना केवल आपकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं बल्कि एक दवा की तरह भी काम करते हैं, वो कॉस्मेस्यूटिकल्स कहे जाएंगे। आप इन कॉस्मेस्यूटिकल्स को इस डायग्राम, इस इमेज से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स के मिलने से बनते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये इमेज आप देखोगे यहाँ पे दवाई दिखा रखी है, यानी कि फार्मास्यूटिक्स को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के सामान दिखा रखे हैं, यानी कि कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक और दवाई दोनों को अगर हम मिला दें तो जो चीज़ बनेगी वो कही जाएगी कॉस्मेटिकल, जिसका दवाई के रूप में भी और कॉस्मेटिक के रूप में दोनों तरह से उसका काम होगा। समझ गए? तो ये हैं आपके कॉस्मेटिकल्स। ओके। अब यहाँ पे देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल्स में, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इनकी विशेषताएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे इनका मतलब हर एक का अलग अलग। तो पहला है पर्पस, कॉस्मेटिक किस लिए यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिकल्स किस लिए यूज़ होते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो कॉस्मेटिक्स का पर्पस होता है केवल ब्यूटीफाई करना या अपीयरेंस को बढ़ाना, लेकिन कॉस्मेटिकल्स का मतलब सिर्फ ब्यूटीफाई करना ही नहीं है, बल्कि स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करना या हेयर प्रॉब्लम को भी ठीक करना। ठीक है। अब बात करते हैं इनका इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पे होता है। कॉस्मेटिक्स का जो इफेक्ट है वो सरफेस लेवल पे रहता है, बाहरी। ठीक है। अगर आप धुलवा दो हो तो साफ नज़र आ जाता है, लेकिन कॉस्मेटिकल्स का जो असर होता है वो अंदर तक डीपर होता है। आपके एक्ने हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे होते हैं, आपके वाल यहाँ पे रीग्रो हो रहे होते हैं, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो रही होती है, तो ये डीपर लेवल पे काम करते हैं। इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है डीप रहता है। ठीक है। अगर बात करें इनमें ड्रग होती है या नहीं, तो देखिए कॉस्मेटिक्स में कोई भी दवाई नहीं होती है, लेकिन कॉस्मेटिकल्स में जैसा भी हमने पढ़ा कि इनमें API भी ये कंटेन करते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेटेड एज ड्रग, क्या ड्रग के जैसे इनको रेगुलेट किया जाता है, इनका अप्रूवल वगैरह क्या ड्रग की तरह मिलता है? तो कॉस्मेटिक्स का अप्रूवल या लॉज उसके ऐसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्मेटिकल्स में क्योंकि दवाई होती है तो उसको जो है यहाँ पे कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, उसको समटाइम्स ड्रग के रूप में भी रेगुलेट किया जाता है। बाकी एग्जाम्पल की बात करें कॉस्मेटिक्स के एग्जाम्पल लिपस्टिक है, पाउडर है, लोशन है, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर कॉस्मेटिकल्स की बात करें, आपकी एंटी एक्ने क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी यहाँ पे कीटोकोनाजोल शैम्पू है या फेस वॉश है, ये कॉस्मेटिकल्स के अंदर आएंगे। क्लियर हो गया? तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, कि आखिर कैसे कॉस्मेटिक्स से कॉस्मेटिकल्स बनते हैं या उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो आपने यहाँ पे बताना है कि वो आखिर कैसे बनते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स तो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे थे, पुराने टाइम से ये जो है सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए लोगों ने यहाँ पे नए नए तरह के सामान यूज़ कर रहे हैं। पर बाद में हमने इनमें एक प्लस पॉइंट एक और ऐड किया है कि भाई ये केवल साजो सामान ही नहीं रहे, ये दवाएं भी थोड़ा इफेक्टिव रहें, दवाओं की तरह भी काम करें। तो वो आखिर कैसे डेवलप हो पाया, वही है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मेटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स। तो सिंपल लिखा है कि कॉस्मेटिकल्स आर डेवलप्ड बाय एडिंग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विच प्रोवाइड थेराप्यूटिक बेनिफिट्स अलोंग विथ ब्यूटिफिकेशन। कि जो कॉस्मेटिकल्स होते हैं ये जो डेवलप हुए हैं, ये तब डेवलप हुए हैं जब हमने दवाई यानी कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को कॉस्मेटिक्स में मिलाया है। और ये केवल ब्यूटिफिकेशन ही नहीं बल्कि थेराप्यूटिक एक्शन भी यहाँ पे दिखाने लगे हैं। अब ये कैसे हम किसी भी कॉस्मेटिक को कॉस्मेटिकल्स में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, तो उनके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक बेस। सबसे पहले कॉस्मेटिक का एक आपने बेस सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपने अपनी दवाई को किस चीज़ में मिलाना है, किसी क्रीम में ऐड करना है या किसी हेयर ऑयल में ऐड करना है या शैम्पू में आपने केटोकोनाजोल को मिलाना है। तो पहले अपने एक बेस सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए सुटेबल कॉस्मेटिक बेस इज सेलेक्टेड लाइक क्रीम, जेल, लोशन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें। पर ध्यान रहे कि दिस बेस शुड बी स्किन फ्रेंडली एंड स्टेबल, कि वो स्किन फ्रेंडली रहे या हेयर फ्रेंडली रहे, है ना, और स्टेबल भी वो रहे। तो सबसे पहले आपने कॉस्मेटिक को एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप उसमें अपना एक एक्टिव इंग्रेडिएंट डालेंगे, एडिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि एक दवाई के रूप में काम करेगा। इन दिस स्टेप मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लाइक रेटिनॉल, विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, ये सारी चीज़ें आप इनमें से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? कॉस्मेटिक जो आपने सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। जो अब आपका यहाँ पे फॉर्मुलेशन तैयार हुआ है, आप उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए, उसका पीएच बैलेंस चेक कीजिए, उसकी विस्कोसिटी चेक कीजिए, उसकी स्टेबिलिटी और उसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्किन में कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है उसको आपने एवेल्युएट करना है, ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग। आपने उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को भी टेस्ट करना है मार्केट में भेजने से पहले। तो बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट जो प्रोडक्ट है उसको हमने टेस्ट करना होता है। स्किन इरिटेशन या एलर्जी को चेक करना है, इनकी सेफ्टी को, थेराप्यूटिक एक्शन यानी कि एफिकेसी को टेस्ट करना है, और स्टेबिलिटी कितनी रहेगी ओवर द टाइम वो भी हमने यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं उसके बाद आपने जो है प्रोडक्ट को उसके सुटेबल कंटेनर में पैक करना है और जो भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करने हैं वो सब जो है लेबल करना है। तो वही है कॉस्मेटिकल्स रिक्वायर प्रॉपर पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम लाइट, हेयर एंड कंटामिनेशन। क्योंकि अच्छे से पैकेजिंग नहीं करोगे तो वो लाइट, कंटामिनेशन या एयर से वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। बेशक आपने प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया हो, अगर एंड प्रोडक्ट पे ये एंड जो भी आपका कस्टमर रहेगा, रेसिपिएंट जो रहेगा लास्ट में जाके कंज्यूमर, अगर उसके पास वो ख़राब पहुंचता है तो आपका प्रोडक्ट ख़राब ही माना जाएगा। तो वही है कि आपने अच्छे से पैकेजिंग पे ध्यान देना है और लेबल करना है क्लियरली, जो भी एपीआई आपने उसमें ऐड करी है, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ करना है, और कुछ वार्निंग अगर आपने शो करनी है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि भाई क्या है कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिकल्स, इन दोनों में अंतर क्या है, और आखिर कॉस्मेटिकल्स कैसे बनते हैं कॉस्मेटिक्स से, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। और इसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिफाइन कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट, क्लासीफाई देम एंड डिस्कस सर्फेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव इन डिटेल। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे टॉपिक है कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट,
जैसे एक्सिपिएंट आप जानते होंगे कि जब हम दवाइयों के बारे में पढ़े थे, ड्रग्स के बारे में, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इन सभी के बारे में, तो उनकी एक मेन एपीआई होती है और इनके अलावा कुछ सपोर्टिव एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी दवाई की स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, है ना, या उसका कलर या उसका फ्लेवर को इम्प्रूव करते हैं या बनाते हैं। तो वो हमारे एक्सिपिएंट बोले जाते थे। तो सेम ऐसे अगर आपने कॉस्मेटिक्स को बनाना है तो एक तो मेन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, उनके अलावा कुछ एक्सिपिएंट भी यूज़ होते हैं जैसे कि सर्फेक्टेंट है, रियोलॉजी मॉडिफायर्स हैं, ह्यूमेक्टेंट है, इमोलिएंट है, प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं। तो यही कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट क्या है, उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ये कई बार स्पेशली जैसे सर्फेक्टेंट के बारे में आ जाता है कि भाई सर्फेक्टेंट को डिफाइन कीजिए, उनको क्लासीफाई कीजिए और उनकी एप्लीकेशन बताइए। या फिर प्रिजर्वेटिव के बारे में आ जाते हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए, उनकी एप्लीकेशन बताइए। तो यहाँ पे वही है, यानी कि तीनों क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि भाई क्लासीफाई कीजिए प्रिजर्वेटिव्स को एक्सिपेंट के रूप में और उनका क्या एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ पे बताना है 7 मार्क्स में। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन कीजिए और क्लासीफाई कीजिए सर्फेक्टेंट को एग्जाम्पल के साथ में और उनकी क्या एप्लीकेशन है वो आपने बतानी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को कवर करोगे इसी में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आपने क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट क्या होते हैं। सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है। कॉस्मेटिक यानी कि वो सारे प्रोडक्ट जो ब्यूटीफाई करते हैं या आपकी पर्सनल केयर करते हैं। एक्सिपिएंट बोले तो सपोर्टिंग सब्सटेंस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया या अभी आप पढ़ चुके हैं, 8 सेमेस्टर में आ चुके हैं कि एक्सिपिएंट हमारे वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट को सपोर्ट करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सोल्यूबिलिटी, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी विस्कोसिटी, इन सभी को मेंटेन या इम्प्रूव करते हैं, वो आपके एक्सिपिएंट कहे जाएंगे। अगर वही एक्सिपिएंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जा रहे हैं तो उनको हम कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट आर द इनएक्टिव सब्सटेंस डेट आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस टू सपोर्ट द डिलीवरी, स्टेबिलिटी, टेक्सचर एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। कि कॉस्मेटिक्स के बनाने में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके अलावा जो और भी एजेंट, उनका कलर, उनका टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए या उनकी सॉल्युबिलिटी है या उनका और भी जो चीज़ें होती हैं कई बार फ्लेवर वगैरह, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होती हैं वही कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट कहे जाएंगे। उनका एज ए कॉस्मेटिक या कोई भी थेराप्यूटिक एक्शन डायरेक्टली नहीं रहता है। हमें पता है कि भाई जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने सिलेबस में भी देखे, सर्फेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट, एमोलिएंट, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्रेगनेंस वगैरह। तो इनको पहले हमने क्लासीफाई कर लिया है कि जो एक्सिपिएंट है उनको इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। सर्फेक्टेंट बोले तो सरफेस टेंशन को कम करने वाले, एक एक लाइन में बता देता हूँ, थोड़ा हिंदी में मतलब समझ आ जाएगा जल्दी। रियोलॉजी मॉडिफायर यानी कि गाढ़ापन या बहाव को कंट्रोल करने वाले, जो फ्लूइड के बहाव को कंट्रोल करते हैं बोले तो विस्कोसिटी, गाढ़ापन। ह्यूमेक्टेंट नमी बनाए रखने वाले, एमोलिएंट स्किन को मुलायम बनाने वाले, प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने वाले, फ्रेगनेंस एजेंट खुशबू देने वाले और कलरेंट यानी कि रंग देने वाले। तो ये सारे के सारे एजेंट हम मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा भी ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स में। तो ये हैं आपके। सबसे पहले अभी आपने जाना है सर्फेक्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट की हेडिंग है, आपको मैंने बताया कि सर्फेक्टेंट एक सेपरेटली भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो सर्फेक्टेंट अगर हम वर्ड को ब्रेक करें, सर्फ प्लस एक्टेंट। अच्छा, आपके घर में सर्फ होगी, सर्फ जिससे हम कपड़े धुलते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई हमारे शर्ट वगैरह पे या पैंट वगैरह पे थोड़ी ऑयली चीज़ें या तेल वगैरह गिर जाता है, अगर आप उसको पानी से साफ़ करोगे तो वो साफ़ ही नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, सर्फ या साबुन में वो घोल के रख देते हैं और वो थोड़ी देर बाद आराम से वहाँ पे वो जो दाग है, धब्बा है, वो हट जाता है। तो सर्फेक्टेंट जो है वो सर्फ में होते हैं, या कहें तो जो सर्फ जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो सर्फेक्टेंट ही है, यहीं से नेम आया है। बाकी अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करके बताऊं कि सर्फ का मतलब है सरफेस एंड एक्टेंट बोले तो एक्टिव एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट जो कि दो लिक्विड के बीच में जो सरफेस बनती है उसकी टेंशन को दूर करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वो सर्फेक्टेंट कहे जाते हैं। ये ऑयल को वाटर के साथ मिलने में मदद करते हैं, यानी कि उनके बीच की जो टेंशन है, उनके बीच की जो सतह जो बन रही है वहाँ पे काम करके उनके बीच की टेंशन को कम करते हैं। तो कहने का मतलब है सर्फेक्टेंट आर सरफेस एक्टिव एजेंट that reduce surface tension between two substances like oil and water and help them to mix together।
कि ऐसे हमारे एजेंट जो दो सब्सटेंस की सरफेस पे काम करते हैं और उस सरफेस की टेंशन को, दोनों में वो जो भी टेंशन है उसको, तनाव को कम कर देते हैं। जैसे ऑयल और वाटर के बीच में भी तनाव होता है और फिर उनको वो आसानी से मिलवा भी देते हैं। देखिए कभी भी अगर आप वाटर को अगर ऑयल में मिलाओगे तो वो नहीं मिलता है, अगर आप थोड़ी सी सर्फ उसमें डाल दोगे तो वो फट से मिल जाएगा। तो आपको समझ आए कि सर्फेक्टेंट क्या है। और आपने ये भी देखा होगा कि सर्फेक्टेंट में झाग भी देते हैं। आपने सर्फ देखी होगी, साबुन देखी होगी, उनसे झाग भी निकलता है। तो ये भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कॉस्मेटिक्स में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल देख लीजिए कि इसका एग्जांपल है SLS, सोडियम लोरल सल्फेट। 2-4 एग्जांपल ध्यान जरूर से रखने हैं। पॉलीसॉर्बेट 80 और ट्विन 80, ठीक है। दे वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज क्लींजिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट एंड इमल्सिफायर। ये कॉस्मेटिक्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? पहला है एज ए क्लींजिंग एजेंट। जैसे आपकी शैम्पू है या आपकी साबुन है या फिर आपका फेस वॉश है, तो वहाँ पे जब आप यूज़ करते हैं तो झाग भी बनते हैं। झाग बन के वो आपकी जो चेहरे पे डर्ट होती है, बालों में, स्काल्प में जो डर्ट होती है उसको रिमूव करते हैं। तो जो रिमूव करता है, जो क्लींजिंग एजेंट, जो सफाई जो करता है, वो यही सर्फेक्टेंट ही करते हैं। झाग भी यही बनाते हैं और दो लिक्विड्स को मिलाने का काम भी करते हैं एज ए इमल्सिफायर, ठीक है। बाकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है केवल, यानी कि डिफाइन कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट, क्लासीफाई देम, और स्पेशली सर्फेक्टेंट को पूछ रहा है, प्रिजर्वेटिव को पूछ रहा है, तब आपने क्लासिफिकेशन को थोड़ा ब्रीफ में बताना है और, ठीक है। अगर ये केवल ऐसे आता है डिफाइन क्लासीफाई सर्फेक्टेंट विद एग्जांपल, तो आपने डायरेक्टली सर्फेक्टेंट से ही स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेम में पढ़ चुके हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: एनायोनिक सर्फेक्टेंट और कैटायोनिक सर्फेक्टेंट और नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट एंड लास्ट में है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आयंस के बेसिस पर है। तो एनायोनिक सर्फेक्टेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इनके अंदर एक ये खूबी रहती है कि ये हाई फॉर्मिंग और गुड क्लीनिंग होते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा झाग बनाते हैं और अच्छे से सफाई भी करते हैं। तो इसी वजह से कॉस्मेटिक्स में इनका जो यूज़ है वो शैम्पू और फेस वॉश में किया जाता है। तो ये हो गया आपके एनायोनिक सर्फेक्टेंट। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, 1-2 ज़रूर से एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना, ये थोड़ा मतलब ठीक रहता है एग्जाम्पल देखें। तो जैसे सोडियम लोरल सल्फेट SLS, सोडियम लोरेट सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, अमोनियम लोरल सल्फेट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा यहाँ पे कैटायोनिक सर्फेक्टेंट, कैटायोनिक जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनका जो यूज है, मतलब इनमें ज़्यादा झाग वगैरह नहीं बनते हैं। इनका जो यूज है कंडीशनर में यूज़ होता है। जो हेयर कंडीशनर आपने देखो शैम्पू के बाद हम यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादा झाग नहीं बनता है। और एंटीसेप्टिक्स में इनका हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बेंजीलकोनियम क्लोराइड है, सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका जो यूज़ है, हम जो बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह, या और भी जो बेबी प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। एग्जांपल इसकी पॉलीसॉर्बेट 20 है, ट्विन 80 है और PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। लास्ट में हमारे एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, इन पे दोनों चार्ज होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। इसका जो मतलब कि असर है वो थोड़ा माइल्ड रहता है, मतलब कि बीच का कम। ये जो बच्चों के शैम्पू होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोका मिडोप्रोपाइल विटेन। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मतलब कि एनायोनिक में नेगेटिव चार्ज रहता है, कैटायोनिक में पॉजिटिव चार्ज रहता है, नॉन आयोनिक में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, एम्फोटेरिक में दोनों चार्ज रहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। अब सर्फेक्टेंट का क्या रोल है कॉस्मेटिक्स में वो आपने बता देना है। तो एज ए क्लींजिंग एजेंट टू रिमूव ऑयल, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम स्किन एंड हेयर, कि इसको हम एज ए सफाई करने के लिए क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि ये हमारे बालों से, हमारे चेहरे से डर्ट वगैरह, इम्प्योरिटी वगैरह को हटा दें। तो इस वजह से इसका जो यूज़ है हम बॉडी वॉश, शैम्पू या फेस वॉश में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज ए फॉर्मिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, सोप एंड फेस वॉश। झाग बनाने वाले एजेंट के रूप में ये टूथपेस्ट में यूज़ होता है, दंत मंजन में, साबुन में और फेस वॉश में, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर इन क्रीम्स, लोशन एंड फाउंडेशन।
जो लोशन होते हैं, क्रीम होती हैं, फाउंडेशन होते हैं, वहाँ पे ऑयल और वाटर मिल नहीं पाते, तो उनको मिलाने में, मिक्सिंग में भी ये मदद करता है एज ए इमल्सिफायर। नेक्स्ट है एज ए सोल्यूबलाइजर टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी को भी बढ़ाने में ये रोल यूज़ होता है, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एज ए कंडीशनिंग एजेंट यूज इन हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर जो होते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये अभी हमने देखा कि भाई सरफेक्टेंट क्या है और उनका क्लासिफिकेशन और उनकी एप्लीकेशन वगैरह। तो अभी अगर ये 7 मार्च में क्वेश्चन आता है तो इतना इनफ रहेगा सरफेक्टेंट वाला, है ना। बाकी अगर क्लासिफिकेशन आए तो आपने सिर्फ ये सरफेक्टेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह बताने हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो एक्सिपेंट जो यूज़ होता है कहाँ पे कॉस्मेटिक्स में, वो है रियोलॉजी मॉडिफायर। इसका वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। रियोलॉजी जो कि इसका मतलब है स्टडी ऑफ फ्लो। रियो बोले तो फ्लो, लॉजी बोले तो स्टडी ऑफ, तो बहाव की स्टडी करना। बहाव बोले तो जैसे आपके जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड जैसे पानी या आपका दूध या और भी कोई तरल पदार्थ, ऑयल वगैरह, तो उसके बहाव यानी कि फ़्लो की अगर आप स्टडी करोगे तो वो रियोलॉजी कही जाएगी। मॉडिफायर मतलब मॉडिफाई करने वाला, ये सब्सटेंस जो किसी चीज़ को चेंज करता है या एडजस्ट करता है वो मॉडिफायर कहा जाएगा। तो रियोलॉजी मॉडिफायर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें, वो सब्सटेंस जो हमारे कॉस्मेटिक्स के समान होंगे, उनके फ़्लो को, उनके बहाव को, उनके गाढ़ेपन को वो जो है मॉडिफाई करते हैं या एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे? रियोलॉजी मॉडिफायर्स आर दो सब्सटेंस that are used to control the flow behavior and viscosity of cosmetic। कॉस्मेटिक के सामान के फ्लो बिहेवियर को या उनके गाढ़ेपन या थिकनेस को वो कंट्रोल करते हैं या एडजस्ट करते हैं। एग्जांपल इसकी ज़ैंथन गम है, ग्वार गम है, मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, कार्बोपोल है, बेंटोनाइट क्ले है। तो ये जो है एज ए रियोलॉजी मॉडिफायर या विस्कोसिटी मॉडिफायर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या थिकनिंग एजेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड इसका देखिए नेक्स्ट में जो एक्सिपिएंट है वो है ह्यूमेक्टेंट, यानी कि नमी बनाए रखने वाले एजेंट। तो ह्यूमेक्ट प्लस एंट, ह्यूमेक्ट का मतलब टू मॉइस्टन और मेक वेट यानी कि नमी देना, एंड एंट का मतलब यहाँ पे एजेंट। तो वो सारे सब्सटेंस जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स में एक तरीके से नमी देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हमारी स्किन को वो थोड़ा मतलब कि सॉफ्ट या स्मूथ बनाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि ह्यूमेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग्स और डीपर स्किन लेयर टू द आउटर स्किन सरफेस। कि ये वो सब्सटेंसेस जो कि मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं या नमी बनाते हैं, ये हमारी स्किन की मदद करते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में, उसको स्मूथ बनाने में और उसको हाइड्रेटेड रखने में। एग्जाम्पल जैसे ग्लिसरीन है, हनी है, सॉर्बिटोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ब्यूटाइलिन है, ये हमारे ह्यूमेक्टेंट कहे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इमोलिएंट। इमोलिएंट यानी कि स्किन को मुलायम बनाने वाले। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इमोलिएंट और जो ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं इनका काम करने का तरीका अलग होता है। एक तरीके से ये ह्यूमेक्टेंट जो है ये नमी को बढ़ाते हैं, मतलब ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या कहें तो जो भी सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं। लेकिन जो ये आपके इमोलिएंट होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये चिकने प्रोडक्ट रहते हैं, जिसके आपका ऑयल वगैरह जो अगर लगाएं स्किन पे तो थोड़ा उसको स्मूथ बनाएंगे, थोड़ा उसको चिकना करेंगे, थोड़ा उसको शाइनी देंगे, शाइनी लुक देंगे। तो वो एमोलिएंट कहे जाते हैं, स्किन को मुलायम करने वाले। तो ये लैटिन वर्ड एमोलियर से आया है। जो एमोलिएंट वर्ड है वो एमोलियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू सॉफ्टन, मुलायम करना। तो एमोलिएंट आर दो सब्सटेंस दैट मेक स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ बाय फिलिंग गैप्स बिटवीन स्किन सेल्स विद लिपिड्स। कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। कैसे? जो स्किन की जो सेल होती हैं उनके बीच में जो गैप रहता है सेल्स के बीच में, तो उसको वो लिपिड से भर देते हैं, है ना। उनके अलग इनका काम करने का तरीका अलग है। तो ये लिपिड से उनके बीच के स्पेस को भर देते हैं और उसको एक तरीके से चिकना बनाते हैं। तो ये है आपके एमोलिएंट। तो एग्जांपल इसके कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बीज वैक्स है, कोका बटर है, लेनोलिन है, सेटाइल अल्कोहल है, डाइमेथिकोन है। तो ये हमारे एमोलिएंट कहे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स भी अलग से भी क्वेश्चन बन रहा था, तो इसको भी थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। देखो इनको हमने शॉर्ट में देखा है, क्योंकि इस तरीके से ही आपने हर एक को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, पर जो डिटेल में आ रहा है उनको हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। तो प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है? मतलब बचा के रखने वाले एजेंट।
तो प्रिजर्व प्लस एटी, प्रिजर्व का मतलब है टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना, वो प्रिजर्व बोला जाता है। एटी बोले तो समथिंग डेट परफॉर्म द एक्शन, कोई भी चीज़ जो कि काम कर रही है। तो प्रिजर्वेटिव हमारे वो एजेंट जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं खराब होने से, वो प्रिजर्वेटिव कहे जाएंगे। तो प्रिजर्वेटिव आर दो सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड एंड इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। कि ऐसे हमारे सारे सामान, ऐसे सारे हमारे एजेंट जो कॉस्मेटिक्स में इसलिए ऐड होते हैं कि उनको कोई भी बाहरी चीज़ बैक्टीरिया, फंगस वगैरह आकर के ख़राब ना कर दें, और अगर बैक्टीरिया, फंगस वगैरह उनके कांटेक्ट में आए तो वो उसको उल्टा किल कर दें, ताकि उसके शेल्फ लाइफ, उसका जीवन काल एक तरीके से प्रॉपर बना रहे, जो भी उन्होंने एक्सपायरी डेट सेट करी है तब तक वो सही तरीके से काम करता रहे। तो ऐसे एजेंट प्रिजर्वेटिव कहे जाते हैं। लिखा है कि दे कीप द प्रोडक्ट सेफ, स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, ये हमारे प्रोडक्ट को सेफ बना के रखते हैं, स्टेबल बना के रखते हैं, कंटेमिनेशन से फ्री रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नीम का एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है, या मिथाइल पैराबीन आपने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ मतलब कि देखा होगा उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में, या प्रोपाइल पैराबीन हुआ, हनी हुआ, टी ट्री ऑयल हुआ। तो ये सारे के सारे हमारे प्रिजर्वेटिव हैं। अब इनका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर प्रिजर्वेटिव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अगर हम इनका केमिकल नेचर देखें तो उसके बेसिस पे प्रिजर्वेटिव अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट में वो अलग टाइप के ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला है अल्कोहल्स, तो दे वर्क बाई डिस्टरप्टिंग माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। ये हम एंटीबायोटिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज हमको है, 6th सेम में अच्छे से पढ़ा है, 5th सेम में भी पढ़ा है। तो ये जो अल्कोहल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं, ये हमारा जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस जो भी होता है, उसकी माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं और उस तरीके से ही काम करते हैं। दे मोस्टली यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रिजर्वेटिव, ये मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही यूज़ होते हैं। एग्जांपल इथेनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है। नेक्स्ट है फेनोलिक कंपाउंड, दे डीनेचर द प्रोटीन एंड डैमेज माइक्रोबियल सेल वॉल। ये जो भी माइक्रोब की जो प्रोटीन होती है उसको डीनेचर करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, और उसकी माइक्रोबियल सेल वॉल को भी यहाँ पे ये ख़राब करते हैं। एग्जांपल फेनॉल है, थाइमोल है, क्लोरोक्रेसोल है। नेक्स्ट है पैराबीन्स, तो ये मोस्ट कॉमन सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है, इनको सिंथेसाइज किया गया है और ये काफ़ी लो कॉस्ट में मिल भी जाते हैं। इनकी जो एक्टिविटी भी अच्छी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, इनकी सभी टाइप के बैक्टीरिया को ये किल कर पाते हैं। एग्जांपल मिथाइल पैराबीन है, प्रोपाइल पैराबीन है, ब्यूटाइल पैराबीन है। नेक्स्ट हमारे फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर्स, तो लिखा है दिस स्लोली रिलीज फॉर्मल्डिहाइड टू किल माइक्रोब, ये फॉर्मल्डिहाइड को रिलीज करके माइक्रोब्स को किल करते हैं। इनको हम लो कंसंट्रेशन में ही यूज़ करते हैं, जिसके DMDM हाइडेंटोइन और इमिडाजोलिडाइन डिनाइल यूरिया, डाईएजोलिडिनाइल यूरिया। तो ये फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनिक एसिड और उनके सॉल्ट, तो लिखा है दे वर्क बेटर एट लो pH एंड इनहिबिट फंगल ग्रोथ इफेक्टिवली। ये कम pH पे अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई भी अगर एसिडिक प्रोडक्ट है तो उसमें ये अच्छा काम करेंगे। वेंजोइक एसिड हुआ, सोर्बिक एसिड हुआ, सैलिसिलिक एसिड हुआ, सोडियम वेंजोएट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, लिखा है दे आर कैटायोनिक सर्फेक्टेंट विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, कि ये जो है हमारे अभी आपने देखा था कैटायनिक वाले सर्फेक्टेंट, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो सर्फेक्टेंट भी काम करते हैं और एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी रखते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी काम करते हैं। एग्जांपल इसकी बेंजीलकोनियम क्लोराइड है और सेट्रिमाइड है। तो ये क्लासिफिकेशन आपने देखा है कि प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे आपने इनकी एप्लीकेशन लिख देनी है कि कॉस्मेटिक्स में इनका क्या काम है। तो लिखा है प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड इन क्रीम्स, लोशंस, शैम्पू, कंडीशनर, मेकअप प्रोडक्ट या बेबी प्रोडक्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ। इनका काम ही यही है कि भाई कोई भी माइक्रोब ग्रो ना करे, हमारे कॉस्मेटिक्स को ख़राब ना करे, कंटामिनेट ना करे, और हमारे कॉस्मेटिक्स की सेल्फ लाइफ बरकरार बनी रहे। तो ये यहाँ पे इनका काम है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो एक्सिपिएंट है देखिए वो है फ्रेगनेंस एजेंट, तो यानी कि जो खुशबू देते हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स में जो खुशबू आती है फेस वॉश में या आपके सीरम वगैरह में, है ना, तो वो इन्हीं की वजह से आती है। तो फ्रेगनेंस एजेंट आर दो सब्सटेंसेस दैट आर एडेड इन कॉस्मेटिक्स टू गिव ए प्लेजेंट स्मेल और टू मास्क अनप्लेजेंट ऑर्डर ऑफ द इंग्रेडिएंट।
कि ये एक अच्छी खुशबू देने के लिए ऐड किए जाते हैं, या और भी जो केमिकल्स इसमें ऐड किए हैं कॉस्मेटिक्स को बनाने में, उनमें अलग अलग तरह की खुशबू ऑर्डर रहती है, स्मेल रहती है, तो उसको मास्क करने का भी ये काम करते हैं। एग्जाम्पल लेवेंडर का ऑयल है, रोज़ ऑयल है, जैस्मीन एक्सट्रैक्ट है, सैंडलवुड ऑयल है, या लिनोलोल है। ठीक है, ये आपकी फ्रेगनेंस देंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कलर एड्स, कलर देते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स को, वो थोड़ा ऑथेंटिक ये फील कराते हैं। तो लिखा है कि कलर एड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स टू गिव कलर टू द प्रोडक्ट और टू इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ स्किन, लिप्स, हेयर और नेल्स। कई बार हम कलर इसलिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बालों पे डाई वाले कलर, ताकि आपके बालों पे कलर हो, या नेल्स पे कलर हो, या थोड़ा स्किन पर कलर हो, तो ये वही है कलर एंड। जैसे कि टर्मरिक है, हैना यानी कि मेहंदी जो आती है, बीट रूट एक्सट्रैक्ट या पाउडर है, FD एंड सी रेड नंबर 40 ये कलर होता है सिंथेटिक, ये भी ऐड किया जाता है। D&C येलो नंबर 5 ये भी कलर है। टार्ट्राजीन है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये सारे हमारे कलर्स हैं जो भी कॉस्मेटिक्स में ऐड किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो अभी हमने देखा है ना, ये सारे हमने कॉस्मेटिक्स के एक्सिपिएंट को कवर करा है। जो डिटेल में पूछा जाता है उसको हमने सेपरेटली डिटेल में भी कवर करा है। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे आप उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिफाइन रियोलॉजी मॉडिफायर्स एंड ह्यूमेक्टेंट विद एग्जांपल। तो ये कई बार शॉर्ट में अलग से भी 2 मार्क्स में आ जाते हैं, जो भी अपने एक्सिपिएंट में कवर करा था, रियोलॉजी मॉडिफायर और ह्यूमेक्टेंट। तो मैंने वही लिखा है कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 3 को देखना है। तो यहाँ पे जो है आपका रियोलॉजी मॉडिफायर, ये उनका वर्ड ब्रेकडाउन और डेफिनेशन और एग्जांपल ये लिखना है, और ये ह्यूमेक्टेंट का यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आप यहीं से कवर कर लेंगे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आपका बनता है वो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन एंड फंक्शंस ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है कि स्किन, उसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है हर बार। तो स्किन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्टली आपने B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में HAP में पढ़ा होगा। आपको अगर याद भी नहीं रहा है तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा, रिकॉल आप कर लेना, बाकी आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। तो स्किन यानी कि त्वचा, तो स्किन हमारी एक लार्जेस्ट ऑर्गन होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का काम करती है। जो भी बाहरी इन्वायरमेंट है, धूप, गर्मी, सर्दी, या बाहर की डस्ट, या और भी आपके माइक्रोब्स वगैरह, उनसे आपके जो भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में बैरियर बनाती है और उनको बचा के रखती है। इसके अलावा और भी इसके काम होते हैं, जैसे कि विटामिन D का बनाना हो, या किसी भी चीज़ को सेंस करना हो, टच करना हो, है ना, या फिर आपका एनर्जी को स्टोर करना हो, तो इसके बहुत सारे काम रहेंगे यहाँ पे, या टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना हो। तो सिंपल यहाँ पे वही लिखी हुई हैं सारी चीज़ें जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो लिखा है कि द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये यही स्किन पूरी बॉडी पे फैली हुई यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी बाहरी इन्वायरमेंट है उसके बीच में, और जो आपके अंदर के जो भी ऑर्गन्स है उसके बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है, उनकी बचाव रख रखाव करती है बाहरी चीज़ों से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी निभाती है कहाँ पे, हमारे इन्हीं ऑर्गन्स को बचाने में, सेंसेशन में, है ना, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, विटामिन D की सिंथेसिस में, और इम्यूनिटी में भी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो हुआ डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि स्किन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ये वाला डायग्राम आपने ड्रॉ करना है कि भाई स्किन में 3 यहाँ पे लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपी बोले तो अपर, और डर्मिस बोले तो डर्मिस के ऊपर। तो ये डर्मिस के ऊपर इनकी सबसे आउटर लेयर होती है, फिर डर्मिस आती है मिडल लेयर, फिर हाइपोडर्मिस यानी कि डर्मिस के नीचे इनर मोस्ट लेयर, अंदर की लेयर। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है एकदम अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ये आपने ज़रूर से ड्रॉ करना है जब भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे इमेज आप जैसे देख रहे हो, तो सबसे बाहरी या सबसे ऊपरी जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे एपिडर्मिस है। बीच में जो सबसे बड़ी जो नज़र आ रही है, जिसमें आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, ये जो हेयर है, हेयर यानी कि बाल जहाँ पे उग रहा है उसका फॉलिकल भी यहीं है ना। इसके अलावा यहाँ पे स्वेट जो ग्लैंड होती है जहाँ पे पसीना निकलता है वो भी यहीं है ना। इसके अलावा सीबम वगैरह भी यहाँ से निकलता है जो कि एक बहुत मुलायम आपकी स्किन को बना के रखता है। तो ये कहा जाएगा आपका डर्मिस,
ये डर्मा। ठीक है, इसके नीचे आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये लिपिड है, एडिपोज टिश्यू है ना, जो लिपिड को स्टोर करके रखता है। इसको हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर भी यहाँ पे हम बोल देते हैं। इसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर आती है, तो बोल सकते हैं कि ये बाहरी लेयर है। और इसके बीच में जो मेन है वो ये है, जिसमें ब्लड का फ्लो भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। फिर नीचे आपका वहाँ पे एडिपोज टिश्यू या फैट लिपिड वगैरह रहता है। सभी को डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, तो ये हमारी सबसे बाहरी लेयर है स्किन की। ये हमारी स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, इन सेल से बनी होती है। स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो आपने एचपी में पढ़ी होंगी, कई टाइप के हमारे टिश्यूज़ होते हैं, तो ये इसकी बनी होती है। इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। आप इमेज में देखोगे यहाँ पे ये सिर्फ इतनी ही है, ऊपर वाली बहुत पतली है, इसमें कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं है। ये बीच वाली में ब्लड वेसल्स है। इसका मेन काम होता है केवल प्रोटेक्ट करके रखना, एकदम यही है सबसे सामने। अगर आप देखोगे सबसे बाहरी जो दिख रही है, ये ऊपर जो सबसे ऊपर है वो यही एपिडर्मिस है। ठीक है, इसका काम है प्रोटेक्शन। इसमें जो है वैसे कैरेटिनोसाइट और मेलानोसाइट और लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। जैसे कैरेटिनोसाइट से कैरेटीन बनता है, मेलानोसाइट से मेलानिन बनता है जो कि स्किन को कलर देता है, और लैंगरहैंस सेल ये भी इम्यून डिफेंस में रोल निभाती हैं। तो इसके प्रोटेक्शन में इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और ये एक तरीके से कलर भी डिसाइड करती है आपकी स्किन का, मेलानिन जो बनता है उसके द्वारा। बाकी इसकी खुद भी 5 सब लेयर होती हैं, मतलब इतनी पतली होती है फिर भी इसकी 5 सब लेयर होती हैं। पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम वेसल। तो जो कॉर्नियम है सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी, तो इसमें डेड कैरेटिनाइज्ड सेल होती हैं एकदम। ये जो है आपको जो दिख रहा है ये बाहरी जो है मरी हुई सेल हैं, कैरेटिनाइज सेल। और स्ट्रेटम जो ल्यूसिडम है ये सिर्फ आपकी हथेली में, जैसे ये हथेली है, यहाँ पे जो बाहरी त्वचा बनती है भारी, है ना, तो ये यानी कि हथेलियों में, और सोल जो आपकी नीचे तलवे होते हैं पैरों के, वहाँ पे केवल ये वाली लेयर होती है 2 जगह पे। बाकी में बस 4 ही लेयर होती हैं इसमें, एपिडर्मिस में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड है यहाँ पे डर्मिस। डर्मिस हमारी मिडल लेयर है। तो डर्मिस बोले तो मिडल लेयर, तो इट इज़ द मिडल लेयर दैट लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस के नीचे लाई करती है, नीचे रहती है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको नज़र आएंगी। इसमें ही आपके नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं, जहाँ पे आप फील कर पाते हैं हेयर के फॉलिकल्स या सिबेसियस ग्लैंड, और यहाँ पे स्वेट ग्लैंड। तो सारी चीज़ें जो हैं इस बीच में आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्व्स, रिसेप्टर, ये फॉलिकल वगैरह, यहाँ पे ये आपका स्वेट ग्लैंड वगैरह, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड नोरिशमेंट टू द स्किन। ये हमारी पूरे स्किन का पालन पोषण करती है, उसको मजबूती देती है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे अंदरी लेयर है, अंदर की लेयर है। तो इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इट मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज यानी कि फैट टिश्यू से बनी होती है। अब इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इससे पहला है इंसुलेशन। इंसुलेशन कहने का मतलब है कि गर्मियों में हमारी स्किन को ठंडा रखना और ठंडियों में गर्मी देना, यानी कि कीप बॉडी वार्म इन कोल्ड एंड कूल इन हीट। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेट करना या इंसुलेशन। तो यही लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कोई भी बाहरी शॉक हो, कोई ज़ोर से आपके किसी भी हाथ में पैर में कोई चोट लगे, तो यहाँ पे इस शॉक को भी एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी का स्टोरेज करना हो, एनर्जी, जैसे कि इसमें ये एडिपोज टिश्यू है, तो फैट रहता है, लिपिड रहता है, इसमें भी काफ़ी एनर्जी स्टोर करके रखती है। और इट फिक्स द स्किन टू द मसल्स एंड बोन। इसके बाद ही मसल और बोन आती हैं, तो ये अच्छे तरीके से स्किन को उनसे चिपका के रखती है या फिक्स करके रखती है। तो ये तीनों लेयर अभी आपने देखी हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो पहला क्या फंक्शन है, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। अगर बाहर से कोई भी चोट लगती है या कोई भी हार्मफुल केमिकल, डस्ट पार्टिकल आता है या यूवी रेडिएशन या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस भी वगैरह, तो उनसे आपकी त्वचा बचा के रखती है आपके अंदर वाले ऑर्गन्स को। ठीक है, सेकंड है कि भाई स्किन जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कम या फिर ज़्यादा करती है। कैसे,
पसीने को निकाल के या हमारी स्किन के अंदर ब्लड की सप्लाई को कम या फिर ज़्यादा करके। ठीक है, ये जो बॉडी टेम्परेचर आपका कम ज़्यादा होता है ये स्किन में ही होता है सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन हेल्प इन सेंसिंग, ये सेंस करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चाहे मैं अभी अपने हाथ को टच कर रहा हूँ या आप अपने हाथ को टच करें, है ना, या आपको दर्द हो रहा हो, प्रेशर फील हो रहा हो, हीट गर्मी लग रही हो या ठंडाई लग रही हो, ठंडी लग रही हो, तो ये स्किन ही यहाँ पे रोल निभाती है सेंसेशन में। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड इन द स्किन हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम बॉडी। जो पसीना निकलता है उसके जरिए कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, सॉल्ट वगैरह निकलता है, वाटर भी निकलता है, एक्सेस वाटर, तो ये इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब भी सनलाइट में आप आते हैं तो आपकी स्किन विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, आपकी बोन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन हैज़ इम्यून सेल लाइक लैंगरहैंस सेल दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन। कि स्किन में जो एपिडर्मिस थी अभी हमने देखा उसमें एक लैंगरहैंस सेल्स भी होती हैं। जब भी लैंगरहैंस सेल होती हैं वो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है तो उसको वो डिटेक्ट करती हैं और साथ के साथ डिस्ट्रॉय भी करती हैं। नेक्स्ट है कि भाई हाइपोडर्मिस जो अभी आपने देखा सबसे अंदर वाली लेयर, तो इसमें ये लिपिड टिश्यू रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो है एक एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है। ठीक है, एक्ट एज एन एनर्जी रिजर्व, फैट ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है द स्किन कैन एब्जॉर्ब मेडिसिन्स थ्रू टॉपिकल एप्लीकेशन। आप यहाँ पे चेहरे पे या हाथों पे क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर तेल वगैरह लगाते हैं या और भी कोई चीज़ लगाते हैं, तो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू वो जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से लेयर्स को पार करके यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स में आती हैं। तो हम इस टॉपिक को पढ़ ही इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक साइंस में कि जितने भी आप कॉस्मेटिक्स अपनी त्वचा पे, स्किन पे यूज़ करोगे तो आखिर वो अंदर तक कैसे जाते हैं स्किन की, आपने यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझी है कि वो क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, दूसरा कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है। तो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जब आप बाहर लेयर पे इस पर कोई क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, उनके ज़रिए ही वो जो है अंदर तक यानी कि ब्लड वेसल्स तक पहुँचते हैं और जो पिंपल वगैरह हैं या और भी चीज़ें हैं, दिक्कतें, उनको वो ठीक करते हैं। तो कहने का मतलब स्किन एब्जॉर्प्शन में भी काफ़ी रोल निभाता है। तो ये इस तरीके से अभी आपने देखा है कि भाई स्किन क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे वो है डिफाइन हेयर ग्रोथ साइकिल, क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में टॉपिक है हेयर की, यहाँ पे हेयर ग्रोथ साइकिल टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग है हेयर ग्रोथ साइकिल, मतलब एक ऐसी साइकिल, एक ऐसा रिपीटेड पैटर्न जिसको फॉलो करके आपके हेयर ग्रो करते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि जो आपके बाल होते हैं ना, तो उनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में होता है। कहने का मतलब है कि अगर आज कोई बाल ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो जो है उसका जीवन काल मिनिमम से मिनिमम 2 साल या मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 साल होगा। अब उसके दौरान जो है वो कई फेजेस में जाता है। जैसे एक स्टेज ऐसी आएगी स्टार्टिंग में, मतलब कि वो कई साल तक ग्रो होगा, फिर एक ऐसा फेज आएगा कि वो जो है ग्रो करना बंद कर देगा, फिर एक ऐसा फेज आएगा कि वो टूटने लग जाएगा। तो बस यही साइकिल क्या कही जाएगी, हेयर ग्रोथ साइकिल। और टूटने के बाद ऐसा नहीं कि बाल दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा से यही पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे एक ये दिखा रखी है लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, ये ग्रीन कलर में दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं एनोजन फेज। इसमें 2 से लेकर 6 साल तक ये जो है ये फेज चलता है, जिसमें हेयर जो है एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं, लगातार ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आज अगर हेयर ग्रो करना स्टार्ट करा तो वो लगातार मिनिमम से मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 साल लगातार वो ग्रो करता रहेगा। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की या जेनेटिक फैक्टर या बोले तो नॉरिशमेंट पे। अब दूसरा एक फेज़ आता है जब वो ग्रो करता है इतने दिनों के बाद, फिर आता है कैटाजन फेज़, जो कि 3 हफ्तों के लिए रहता है। हेयर हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग, बाल ग्रो करना यहाँ पे जो है बंद कर देते हैं, है ना। एंड थर्ड फेज आता है टेलोजन फेज, जिसमें
थ्री मंथ्स यहाँ पे लगते हैं हेयर प्रिपेयर्स टू शेड, मतलब बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। अगर यहाँ पे बाल झड़ गए हैं तो दोबारा से वो फिर रीग्रो भी होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एनाजन फेज, बाल लगातार ग्रो कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। कैटाजन फेज की बाल को जो है अब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ यहाँ पर रुक गई है। टीलोजन फेज, यहाँ पे वो रेस्टिंग फेज में है, बस अब वो उसका एक तरीके से शेड होने वाले हैं, वो यहाँ पे टूटने वाले हैं और वो टूट जाता है। टूटने के बाद दोबारा से फिर ये रीग्रो करने लग जाते हैं। तो यही कही जाती है हेयर ग्रोथ साइकिल। समझ आए आपको? इमेज देखें तो वही लिखा है कि हेयर ग्रोथ साइकिल इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच हेयर ग्रोज, रेस्ट, फॉल आउट एंड रीग्रो फ्रॉम द हेयर फॉलिकल इन ए रिपीटेड पैटर्न। कि एक ऐसी नेचुरल साइकिल, एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जिसमें आपके बाल ग्रो करते हैं और ग्रो करना बंद भी करते हैं और फिर टूट जाते हैं और उसके बाद दोबारा से रीग्रो करने लग जाते हैं। तो एक पूरी साइकिल यहाँ पे पैटर्न बनता है जो कि लगातार ये चलता रहता है। यही हेयर ग्रोथ साइकिल कही जाती है। इसके 3 फेज़ होते हैं। एनाजन फेज, जिसको ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, 2 से 6 साल। कैटाजन फेज, जिसमें ट्रांजिशन फेज़ होता है। कहने का मतलब है कि इसमें 2 से 3 वीक लगते हैं कि आपके जो बाल हैं वो यहाँ पे ग्रो करना बंद कर देते हैं। टेलोजन फेज, रेस्टिंग फेज के यहाँ पे वो बाल झड़ जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हेयर ग्रोथ साइकिल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे वो है राइट 2 कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द टीथ एंड गम्स, क्योंकि शॉर्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ओरल कैविटी टॉपिक है, इसमें लिखा है कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि दांतों से और आपके मसूड़ों से रिलेटेड कोई 2 प्रॉब्लम आपने बतानी है। तो यहाँ पे वही 2 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं। पहला है टूथ डीके या डेंटल कैरीज, दांतों का सड़ना या खराब होना या टूटना। तो ये क्या है? तो लिखा है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस एसिड विच डैमेज द एनिमल एंड कॉज डेंटल कैरीज। देखिए नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, जैसे कि आपकी रोटी हुई, चावल हुए या कोई भी फल वगैरह या और भी कोई मीठी चीज़ हुई, तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट उनमें रहती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अगर हम डेली ब्रश नहीं करते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट के कुछ टुकड़े आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं। फिर वहीं पे एक बैक्टीरिया काम करता है और उस कार्बोहाइड्रेट को एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एसिड में जो कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, अब इसमें आपको बैड स्मेल भी आती है, साथ के साथ आपके जो एसिड बना है वो इस तरीके से, जो ये आपके दांत होते हैं उसकी जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है यानी कि इनेमल है उसको वो क्षय करने लग जाते हैं, तोड़ने या कहें तो उसको डैमेज करने लग जाते हैं। बस इसी को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज या टूथ डीके। किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से, जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट को एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। समझ गए? ये है आपका टूथ डीके। एंड इसका बाद देखिए सेकंड है यहाँ पे जिंजिवाइटिस। तो अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, जिंजिवा प्लस आइटिस, आइटिस जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन। जिंजिवा बोले तो गम्स यानी कि मसूड़े। कहने का मतलब है जब मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वो फूल जाते हैं, तो वही जिंजिवाइटिस कंडीशन बोली जाती है। तो जिंजिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स डेट caused by plaque buildup which lead to red swollen and ब्लीडिंग गम। कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है आपके मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे जो है खून वगैरह भी निकलने लग जाता है, दर्द होता है, बस वही जिंजिवाइटिस कही जाती है। जैसे यहाँ पे आपके हेल्दी ये गम्स दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर यहीं पे ये सूजन आ जाए, ये वाली, या इस तरीके से सूजन आती है, दर्द होता है, बस यही जिंजिवाइटिस कही जाती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये दांतों से और आपके मसूड़ों से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपकी यूनिट सेकंड यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट हम उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए वो है व्हाट इज़ फेस वॉश एंड राइट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ फेस वॉश। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनता है। तो सिलेबस में देखिए यूनिट सेकंड में देखिए आपका यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट। स्किन केयर जो भी प्रोडक्ट है उनके बनाने का प्रिंसिपल और बिल्डिंग ब्लॉक। तो शॉर्ट में फेस वॉश को पूछा जाता है कि वो क्या है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। तो फेस वॉश,
तो आप जैसे इमेज देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोडक्ट जो आपके चेहरे पे जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, डर्ट वगैरह, ऑयल वगैरह या पसीने वगैरह, उनको साफ़ करते हैं और आपकी स्किन को क्लीन और फ्रेश बनाते हैं, बस वही फेस वॉश कहे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे डिफाइन करोगे कि फेस वॉश इज ए क्लिनजिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट that used to remove dirt, oil, sweat and impurities from the face to keep the skin clean and fresh। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे पॉन्ड्स का फेस वॉश है, हिमालय का नीम फेस वॉश है, गार्नियर का ब्राइट फेस वॉश, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेजेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं फेस वॉश के बनाने में मेन कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इसका कंपोजिशन आपने बताना है। तो इंग्रेडिएंट यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ फेस वॉश, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, आपके पास भी फेस वॉश होगा तो उनमें ये चीज़ें ज़रूर होंगी। जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई भी नीम का एक्सट्रैक्ट हुआ, विटामिन सी हुआ या नियासिनामाइड हुआ, ये चीज़ें उनमें होती हैं। एंड जो उसमें मेन है वो है सर्फेक्टेंट, जो कि एक क्लींजिंग एजेंट है, जैसे कि सोडियम लोरल सल्फेट, जो कि आपके चेहरे की वहाँ पे सफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मॉइस्चराइजर ऐड होते हैं, जो कि आपके चेहरे पे जो भी ड्राइनेस होती है उसको रोकते हैं, जैसे ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सफोलिएंट, जो कि डेड स्किन को यहाँ पे रिमूव करते हैं, एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है। यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी पैराबीन और फिनॉक्सी इथेनॉल। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे खुशबू के लिए फ्रेगनेंस एजेंट यूज़ किए जाते हैं, कलर भी उसमें दिया जाता है, कलरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। कुछ थिकनिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसकी कार्बोमोर है, ज़ैंथन गम है। एंड कुछ पीएच एडजस्टर, जो कि पीएच को एडजस्ट करते हैं, जिसकी सिट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये तो वो सारे इंग्रेडिएंट है जो होते ही होते हैं, इनके अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। हर एक कंपनी टू कंपनी हर एक का अलग रहता है। तो समझ आए कि भाई फेस वॉश क्या है, उनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट के मिलने से वो बनता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है कंपेयर फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम एंड राइट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो कोल्ड क्रीम होती है, वैनिशिंग क्रीम होती है, ये क्या है, उन दोनों में एक तरीके से कंपेयर करना, उनके बनाने के तरीके में उनमें डिफरेंस बताना है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपने बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे देखोगे कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये क्या है, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उनमें कंपेयर यहाँ पे करना है आपने। तो कोल्ड क्रीम का क्या मतलब है, जैसे कि हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, कोल्ड प्लस क्रीम। कोल्ड कहने का मतलब है गिव्स कूलिंग इफेक्ट, ये थोड़ी ठंडा सा फील कराती है, ठंडक ये देती है, ठंडक देने वाला। कोल्ड बोले तो ठंडा। क्रीम यानी कि एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, एक टाइप के इमल्सन ही होते हैं क्रीम। आपने फार्मास्टिक्स में पढ़ा होगा कि ये या तो वाटर इन ऑयल इमल्सन होते हैं या ऑयल इन वाटर इमल्सन होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड क्रीम की बात करें तो कोल्ड क्रीम इज एन इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल, मतलब पानी को अगर हम तेल में मिलाएं, पानी कम मात्रा में रहेगा, तेल ज़्यादा रहेगा, कहने का मतलब ये ज़्यादा ऑयली रहेगी। तो ये इमल्सन है वाटर इन ऑयल का, डेट यूज टू मॉइस्चराइज द ड्राई स्किन एंड गिव ए कूल एंड स्मूथ फीलिंग। तो इसी वजह से, क्योंकि देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये जो है वाटर को ऑयल में मिलाते हैं, ठीक है, वाटर इन ऑयल है, तो ऑयल यानी कि आपका तेल यहाँ पे ज़्यादा होगा, वाटर यहाँ पे कुछ कम अमाउंट में रहेगा। तो ऑयल ज़्यादा रहेगा यानी कि ये चिकना ज़्यादा होगा, एक तरीके से जो सूखी स्किन होती है, ड्राई स्किन, ये उसके लिए बेस्ट होगा। तो सिंपल वही है कि जो कोल्ड क्रीम जो होती है एक इमल्सन है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, जो कि आपकी ड्राई जो स्किन होती है, लोगों की ड्राई स्किन, उनको मॉइस्चराइज करती है, थोड़े वहाँ पे ठंडक देती है और थोड़ा स्मूथ फील देती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है, निविया की कोल्ड क्रीम है, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम, निविया क्रीम। तो ये हमारी कोल्ड क्रीम है। अब इसके बाद देखिए सेकंड हमारी है वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग प्लस क्रीम। वैनिशिंग जो वर्ड है यानी कि आपने सुना होगा वैनिश होना, मतलब डिसअपियर होना, गायब हो जाना। तो वैनिशिंग बोले तो डिसअपियर्स आफ्टर एप्लीकेशन। ये जो क्रीम है लगाने के थोड़ी देर बाद तुरंत ये जो है गायब हो जाती है, मतलब डिसअपियर होना। वैनिशिंग बोले तो लगाकर जल्दी गायब होने वाला। क्रीम यानी कि एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो वैनिशिंग क्रीम जो है ये भी एक इमल्सन ही है, पर ये इसका जो इमल्सन है जस्ट उल्टा है, लिखा है वैनिशिंग क्रीम इज एन इमल्सन ऑफ
ऑयल इन वाटर। देखो पहला कोल्ड क्रीम था, वाटर को हम ऑयल में मिला रहे थे, पर अब उल्टा है, ऑयल इन वाटर, ऑयल को यहाँ पे वाटर में मिलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें जो है वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल यहाँ पे कम होगा। आप ये बोल सकते हैं कि जब पानी ज़्यादा है यानी कि कम ऑयली होगा, और ये उस स्किन के लिए रहेगा जो ज़्यादा ड्राई नहीं है या कहें तो जो नॉर्मल स्किन रहती हैं। तो सिंपल वही है कि वैनिशिंग क्रीम जो है एक इमल्सन है, ऑयल इन वाटर इमल्सन, जो कि लगाने के तुरंत देर बाद वो डिसअपियर हो जाती है। इट मेनली यूज एज ए बेस फॉर मेकअप और ऑयली स्किन, और इसको हम एक बेस के रूप में यूज़ करते हैं जैसे कि मेकअप वगैरह करना है। तो सबसे पहले आप इसको यूज़ करें, ये एक बेस तैयार करेगा कि आपकी स्किन थोड़ी देर स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है ऑयली स्किन के लिए रहता है। ऑयली स्किन के लिए क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी ऑयली है, तो उस पर अगर आप कोल्ड क्रीम यहाँ पे लगाओगे जिसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेल है तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वैनिशिंग क्रीम। इसका एग्जांपल जैसे ग्लो एंड लवली, जो पहले फेयर एंड लवली के नेम से आती थी, तो वो है फेयर एंड लवली, नाउ ग्लो एंड लवली, वो इसी का एग्जाम्पल है। इसमें पॉन्ड्स ऑयल कंट्रोल क्रीम भी आती है, गार्नियर लाइट कंप्लीट क्रीम आती है, तो ये इसके एग्जाम्पल है वैनिशिंग क्रीम के। तो वैनिशिंग क्रीम का काम क्या है? एक बेस तैयार करती है मेकअप के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कंपेयर है, डिफरेंस आपने ये बताना है। हेडिंग यहाँ पे वही है, कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम का फॉर्मुलेशन कंपैरिजन, और यहाँ पे इनकी विशेषताएं, इन पे अलग अलग पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन, जस्ट दोनों अपोजिट है। कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल है ना, पानी कम ऑयल ज़्यादा। वैनिशिंग क्रीम जस्ट उल्टा है, ऑयल इन वाटर है, यानी कि वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पे ऑयल बेस्ड है, इसका जो बेस है जैसे कि यहाँ पे ऑयल में मिला रहे हैं तो ऑयल ज़्यादा होगा, यानी कि मिनरल ऑयल, बीज वैक्स, ये यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। इसमें अपोजिट अगर आप देखोगे ये वाटर बेस्ड है, यहाँ पे वाटर मैन है, ऑयल को कुछ मात्रा में मिलाएंगे, इसमें वाटर, स्टेरिक एसिड, ये जो है बेस रहेगा। इमल्सिफायर इसमें बोरैक्स और बीज वैक्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्टेरिक एसिड, ये यूज़ किए जाते हैं। मॉइस्चराइज़र की बात करें तो इसमें जो आपका कोल्ड क्रीम है उसमें लैनोलिन और मिनरल ऑयल यूज़ किए जाते हैं। इसमें ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किए जाते हैं। टेक्सचर की बात करें, जैसे कि जो कोल्ड क्रीम है उसमें ऑयल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ग्रीसी होगी, थोड़ी थिक होगी और क्रीमी होगी। लेकिन उसके अपोजिट जो वैनिशिंग क्रीम है उसमें ऑयल कम है, पानी ज़्यादा है, तो लाइट होगी, वो नॉन ग्रीसी होगी और स्मूथ होगी। अगर हम स्किन टाइप की बात करें तो कोल्ड क्रीम जो है ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ड्राई स्किन में एक तरीके से चिकनाहट या कहें तो ऑयल की कमी है, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में इसमें ऑयल वो देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो वैनिशिंग क्रीम है वो ऑयली स्किन के लिए सही रहती है। ऑयली स्किन के लिए अगर आप ऑयल लगाओगे तो दिक्कत होगी, या नॉर्मल स्किन के लिए सही रहती है। ठीक है, लास्ट में एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है, जो कोल्ड क्रीम है उसका जो यूज़ है वो मॉइस्चराइजेशन के लिए किया जाता है मेनली, है ना, जो भी ड्राई स्किन है उसको मॉइस्चराइज करना या सर्दियों में प्रोटेक्ट करके रखना, बचाना। लेकिन दूसरी तरफ जो वैनिशिंग क्रीम है वो डेली मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज़ की जाती है या एक मेकअप बेस के रूप में यूज़ की जाती है। तो ये जो दोनों डिफरेंस आपने देखे इनमें, वैनिशिंग क्रीम और आपके यहाँ पे कोल्ड क्रीम में। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कोल्ड क्रीम के पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज। तो कोल्ड क्रीम लिखा है कि इट मॉइस्चराइज ड्राई स्किन, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो ये ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करती है। ये एक तरीके से इरिटेटेड जो स्किन है उसको सूद देती है, एक तरीके से ठंडक और आराम देती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कोल्ड वेदर, जो ठंडियों का जो सीज़न चलता है उसमें भी बचा के रखती है स्किन को फटने से, है ना। नेक्स्ट है ये ऑयली लेयर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोवाइड से प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर, एक तरीके से मतलब स्किन पर जो सूखी स्किन होती है उस पर ऑयल वगैरह कम रहता है तो ये वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर देती है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है थोड़ा भाई ग्रीसी है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली फील होगा, स्टिकी टेक्सचर है इसका, और ऑयली स्किन के लिए बनी ही नहीं है। और जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, थोड़ा ये थिक भी है, तो आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं, पोर होते हैं, वो क्लॉग हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, कैन क्लॉग पोर। उसकी वजह से वहाँ पे स्वेट वगैरह नहीं निकलेगा तो वहाँ पे दाना बन सकता है, यानी कि पिंपल हो सकते हैं। एंड कि लेस कंफर्टेबल होती है, हॉट वेदर में तो यूज़ ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ऑयली फील होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो आपकी वैनिशिंग क्रीम है उसके एडवांटेजेस ये हैं कि वो हल्की होती है और नॉन ग्रीसी होती है।
एंड ये ऑयली स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए सूटेबल रहती है और ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है स्किन में। अब दूसरी तरफ जो इसके डिसएडवांटेजेस वो ये हैं कि भाई ये ड्राई स्किन के लिए इफ़ेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये जो है विंटर में यानी कि ठंडियों में जो है ये थोड़ी ड्राइनेस कर सकती है। ये ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी नहीं होती है। ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कहने का मतलब है कि इसमें ऑयल कम है तो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं होती है ये। और ये ठंडियों में या ज़्यादा गर्मी वेदर में ये मतलब काम सही नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि इसका जो यूज़ है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में कर सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडियों में। ये मीडियम जो लेवल का जो आपका मौसम रहता है उसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है, मेनली मेकअप के बेस के रूप में। तो ये अभी आपने देखा है कि भाई वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम क्या होती है, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल और उनमें क्या डिफरेंस है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पे डिफाइन एंटी परस्पिरेंट्स एंड डिओडोरेंट्स एंड डिफ्रेंशिएट देम एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन। तो आपने यहाँ पे बताना है, ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि भाई एंटी परस्पिरेंट क्या होते हैं और डिओडोरेंट क्या होते हैं। एंटी परस्पिरेंट यानी कि पसीने रोकने वाले सब्सटेंस, और डिओडोरेंट बोले तो एक तरीके से बैड स्मेल हटाने वाले सब्सटेंस यानी कि परफ्यूम वगैरह। वो क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और वो कैसे काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन, वो आपने बताना है। कई बार 2 मार्क्स में आता है, कई बार 7 मार्क्स में। तो पहले बात कर लेते हैं एंटी परस्पिरेंट यानी कि पसीना रोकने वाला। तो एंटी बोले तो अगेंस्ट एंड परस्पिरेंट बोले तो परस्पिरेशन रिलेटेड टू स्वेटिंग। स्वेटिंग यानी कि पसीने निकलने की जो प्रोसेस होती है ना उसको हम परस्पिरेशन बोलते हैं। तो एंटी परस्पिरेंट बोले तो जो परस्पिरेशन यानी कि पसीने रोकने के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, पसीने को निकलने के अगेंस्ट काम करती है, तो उनको हम बोलेंगे एंटी परस्पिरेंट। तो देखिए नॉर्मली जो हमारे अंडर आर्म होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, तो उस एरिया में पसीनों को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं बस वही आपके एंटी परस्पिरेंट कहे जाते हैं। तो लिखा है एंटी परस्पिरेंट आर दोज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दैट आर यूज टू रिड्यूस और ब्लॉक स्वेट प्रोडक्शन बाय अफेक्टिंग स्वेट ग्लैंड स्पेशली इन अंडर आर्म्स। कि ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि स्वेट प्रोडक्शन यानी कि पसीने के बनने की प्रोसेस को कम करते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं स्पेशली अंडर आर्म में, तो वही हमारे एंटी परस्पिरेंट कहे जाते हैं। इसका एग्जांपल इसके रेक्सोना का एंटी परस्पिरेंट है, डव ओरिजिनल एंटी परस्पिरेंट रोल ऑन है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है रेक्सोना डिओडोरेंट और साथ में एंटी परस्पिरेंट, ये इधर डव का है। कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं अंडर आर्म में, ठीक है। तो ये है आपका एंटी परस्पिरेंट, पसीने रोकने वाला। अब ये आखिर पसीने रोकता कैसे है वो आपने मैकेनिज्म समझना है, मोड ऑफ एक्शन आप बोल सकते हैं। तो लिखा है कि एंटी परस्पिरेंट कंटेन एल्यूमिनियम सॉल्ट, कि ये जो आपका रोल ऑन है यानी कि ये जो इस तरीके से लिक्विड इसमें भरा होता है उसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट है, एल्यूमिनियम जिरकोनियम है। अब ये जो सारे एल्यूमिनियम सॉल्ट इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, सारे के सारे नहीं होते हैं। तो लिखा है व्हेन एंटी परस्पिरेंट अप्लाई टू द स्किन दिस एल्यूमिनियम सॉल्ट डिसॉल्व इन द स्वेट एंड फॉर्म ए जेल लाइक प्लग इनटू द ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड। कि जैसे हम इस लिक्विड को लगाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं तो ये पसीने के साथ मिल जाते हैं, पसीने के साथ मिलके एक प्लग यहाँ पे बनाते हैं, जेल लाइक प्लग बनाते हैं। और जो पसीने जहाँ से निकल रहे हैं छोटे छोटे छेद होते हैं ना स्वेट ग्लैंड के छोटे छोटे छेद, उसको ये बंद कर देते हैं। समझ आया आपको कि इसमें कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं एल्यूमिनियम सॉल्ट जैसे क्लोराइड क्लोरोहाइड्रेट या जिरकोनियम, ये पसीने के साथ डिज़ोल्व होके मिल घुल के एक जेल लाइक प्लग बनाते हैं। यही जो प्लग है स्वेट जो डक्ट है उसकी ओपनिंग जो बाहर से खुला हुआ छेद है उसी को बंद कर देते हैं। दिस जेल फिजिकली ब्लॉक स्वेट ग्लैंड डक्ट, इस स्वेट ग्लैंड डक्ट को फिजिकली बंद कर देती है। जब वो बंद हो जाएगी पसीना निकलेगा ही नहीं बाहर। इसके साथ साथ केवल बंद ही नहीं करती बल्कि द ब्लॉक डक्ट ऑल्सो सेंड फीडबैक सिग्नल टू स्वेट ग्लैंड टू रिड्यूस स्वेट प्रोडक्शन। और जो स्वेट ग्लैंड होती है उसको फीडबैक भी ये भेजती है कि भाई आगे जो है बंद है या आगे ज़रूरत नहीं है इतना पसीने की, आप प्रोडक्शन भी कम कर दीजिए। तो फिजिकली भी ये बंद करती है, साथ के साथ ये फीडबैक भी देती है, फीडबैक सिग्नल किसको, स्वेट ग्लैंड को। इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन है। जैसे कि यहाँ पे इमेज से मैं आपको समझाऊँ
सपोज़ करो ये आपकी स्किन है बाहर, ये स्वेट ग्लैंड है, यहाँ से पसीना जाता है, ठीक। अब ये पसीना है, ये पसीना आ रहा है, आपने यही आपके एंटी परस्पिरेंट यानी कि ये आपका कॉस्मेटिक यहाँ पे यूज़ करा है। कुछ इस तरीके से हमें अमोनियम सॉल्ट है। अभी जो अमोनियम जो सॉल्ट थे, अब ये इस पसीने के साथ मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। ये घुल मिल करके क्या करेंगे, इसी स्वेट ग्लैंड जो है, इसकी जो नली है, डक्ट है, उसकी ओपनिंग को यहाँ पे आके बंद कर देंगे, क्लोग यानी कि पोर ये बंद हो जाएगा, चेन। जब ये बंद हो जाएगा पसीने यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये इनके काम करने का तरीका है, ठीक है। दूसरे हमारे यहाँ पे एजेंट है, वो है डिओडोरेंट, दुर्गंध हटाने वाला, बैड स्मेल को हटाने वाला, यानी कि परफ्यूम भी आप इनको बोल सकते हैं। तो डिओ प्लस डोरेंट, डिओ का मतलब होता है बैड स्मेल, डोरेंट का मतलब होता है रिमूवर यानी कि हटाने वाला। तो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी में कहीं भी स्वेट की यानी कि पसीने की जो भी बैड स्मेल होती है अंडर आर्म में या फिर कहीं भी या कपड़ों में, तो ये उनको जो है मास्क करते हैं या कहें तो उसको हटा देते हैं। तो सिंपली लिखा हुआ है कि डिओडोरेंट आर दोज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेट मास्क और रिड्यूस बॉडी ऑडर विच कॉज्ड बाय बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ स्वेट स्पेशली इन द अंडर आर्म एरिया। स्पेशली जो अंडर आर्म एरिया है वहाँ पे बैड स्मेल होती है। किस वजह से, कि यहाँ पे जो पसीना निकल रहा होता है, पसीना जब निकलता है तो उसमें बैड स्मेल नहीं रहती है, बल्कि इसमें कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे भी रहते हैं। तो बैक्टीरिया उस पसीने को ना दूसरे केमिकल में तोड़ देते हैं। अब पसीना यानी कि स्वेट जो है जब दूसरे केमिकल में टूट जाता है तो उससे आपको बैड स्मेल आती है। तो पहली जो आपके यहाँ पे कॉस्मेटिक था ये वाला, इसका मेनली काम था पसीने को रोकना। पर जो यहाँ पे डिओडोरेंट है, एक तरीके से परफ्यूम है, इसका काम है उस बैक्टीरिया को मारना जो कि दुर्गंध या कहें तो बैड स्मेल वहाँ पे बना रहा है ना। और एक फ्रेगनेंस भी यहाँ पे देता है, मतलब कुछ अपनी भी सुगंध देता है प्लस उस बैक्टीरिया को भी मारता है। एग्जाम्पल निविया का डिओडोरेंट है या फॉग आप जानते ही होंगे, तो इनका हम यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी मैं आपको बताऊँगा, अभी यहाँ पे दोनों का मैकेनिज्म एक साथ समझेंगे। तो पहले समझ लीजिए मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिओडोरेंट। देखिए जो परफ्यूम होती हैं डिओडोरेंट जैसे कि फॉग है, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारेंगे जो पसीने को किसी दूसरे केमिकल में तोड़ रहा है, ठीक है। और इसमें फ्रेगनेंस भी होती है, मतलब एक अपनी कुछ सुगंध भी होती है जो आपकी अंडर आर्म में रहेगी। मतलब बैक्टीरिया को भी मारना है और अपनी खुशबू भी देनी है, तो इसमें दो चीज़ होती हैं। तो वही है कि डिओडोरेंट कंटेन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट किल और रिड्यूस बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन। कि डिओडोरेंट के अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं जो आपकी अंडर आर्म में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देते हैं। दूसरी तरफ डिओडोरेंट ऑल्सो कंटेन प्लीजेंट फ्रेगरेंस टू मास्क एनी बैड स्मेल। इसमें फ्रेगनेंस खुशबू देने वाले एजेंट भी ऐड किए जाते हैं जो अपनी खुशबू भी वहाँ पे छोड़ते हैं। तो जैसे कि सपोज़ करो ये रोल ऑन है, आपने इस तरीके से अंडर आर्म पे यूज़ किया। ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, यहाँ पे जो ये रोल ऑन होते हैं इसमें दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि आपके एंटी परस्पिरेंट और डिओडोरेंट। जैसे कि यहाँ पे हम इसी वजह से साथ भी पढ़ रहे हैं, एंटी परस्पिरेंट यानी कि पसीने रोकने वाले, डिओडोरेंट यानी कि खुशबू देने वाले और उस बैक्टीरिया को मारने वाले, दोनों को एक साथ ही मिला करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। कि आप अगर इस रोल ऑन को यूज़ करोगे तो पसीने भी रुकेंगे, साथ के साथ यहाँ पे जो है जो बैक्टीरिया जो पसीने को तोड़ रहा है किसी दूसरे केमिकल में वो भी मरेगा और आपको यहाँ पे खुशबू भी मिलेगी। तो ऐसे करके ये प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअल में। तो इनके काम करने का तरीका देखो, यहाँ पे अगर आप रोल ऑन करोगे अंडर आर्म में तो यहाँ पे एंटी परस्पिरेंट क्या काम करेगा, डिओडोरेंट क्या काम करेगा वो दिखा रखा है। एंटी परस्पिरेंट में जो एल्यूमिनियम सॉल्ट है वो स्किन की सरफेस पर आएंगे, तो यहाँ पे जो डक्ट है जिसके थ्रू पसीना आ रहा है उसको जा करके क्लॉग कर देंगे, बंद कर देंगे। ये अभी हमने पीछे भी देखा था। डिओडोरेंट में जो है यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड और फ्रेगनेंस। एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड जो बैक्टीरिया है जो उस पसीना जो निकल रहा है उसको जो है दूसरे केमिकल में तोड़ रहा है, ये उस बैक्टीरिया को मारेगा। दूसरा फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस एक अपनी खुशबू भी यहाँ पे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके काम है, काम करने का तरीका है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक इमेज से देख लीजिए, जैसे ये कोई भी दिखाया हुआ इंसान, तो डिओडोरेंट का काम है उस बदबू यानी कि जो बैड स्मेल है उसको दूर करना, बल्कि
एंटीपरस्पिरेंट का काम है स्वेट यानी कि पसीने को रोकना। दोनों का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। एंटीपरस्पिरेंट यानी कि पसीने को रोकने वाला, डिओडोरेंट यानी कि बैड स्मेल को हटाने वाला। तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे वही दिया हुआ है। इनकी विशेषताएं, ये दोनों के पॉइंट अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनका मेन काम क्या है कि एंटीपरस्पिरेंट भाई स्वेट को रोकता है, पसीने को कम करता है। डिओडोरेंट भाई दूसरी तरफ जो बॉडी की जो बैड स्मेल है उसको कम करता है या उसको मास्क करता है। और ये कहाँ पे काम करते हैं? एंटीपरस्पिरेंट स्वेट ग्लैंड पे काम कर रहे हैं, हमने मोड ऑफ एक्शन में देखा, ये उसको क्लॉग ही बंद ही कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो डिओडोरेंट वो बैक्टीरिया पे काम करते हैं जो कि अंडर आर्म में होते हैं। ठीक है। तीसरा कि भाई यहाँ पे इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंटीपरस्पिरेंट में एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं, जैसे हमने कई एग्जांपल देखे इसके एल्यूमिनियम क्लोराइड है। लेकिन डिओडोरेंट में आपके एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, साथ के साथ फ्रेगनेंस होती है। और नेक्स्ट हमारा कि ये क्या करते हैं, तो एंटीपरस्पिरेंट वेटनेस को रोकता है यानी कि पसीना जो निकलता है उसको रोकता है। डिओडोरेंट बैड स्मेल को रोकता है। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो एंटीपरस्पिरेंट अंडर आर्म में यूज़ किए जाते हैं या फीट में। आपके कई बार देखोगे बहुत लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, है ना, तलवों में या हथेलियों में, तो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। डिओडोरेंट आपके बॉडी में कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं, अंडर आर्म में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, कपड़ों वगैरह पे भी इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अभी आपने देखा है कि ये क्या होते हैं एंटीपरस्पिरेंट और डिओडोरेंट, उन दोनों में डिफरेंस, उनका मोड ऑफ एक्शन, सारा कुछ हमने अच्छी तरीके से ये टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन शैम्पू एंड कंडीशनर एंड वाई कंडीशनर्स आर यूज्ड आफ्टर शैम्पू। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में अब आपके हेयर केयर जो प्रोडक्ट है उनके बारे में पढ़ना है आपने कि शैम्पू क्या होती है और हेयर कंडीशनर क्या होता है। एक तरीके से इनमें डिफरेंस भी आपको क्लियर होगा। और आखिर कंडीशनर हमेशा शैम्पू के बाद ही क्यों यूज़ किया जाता है, एकदम एक आम क्वेश्चन ये बन रहा है। तो शैम्पू क्या है? शैम्पू एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे बालों की सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जैसे बालों में नेचुरली ऑयल निकलता है या हम ऑयल लगाते भी हैं तो वो हुआ, या कोई डर्ट वगैरह बाहर की कोई भी चीज़ वगैरह पसीने वगैरह उसको साफ़ करने का काम करता है शैम्पू। तो शैम्पू इज ए हेयर केयर प्रोडक्ट यूज टू क्लीन द स्काल्प एंड हेयर बाय रिमूविंग डर्ट, ऑयल, स्वेट एंड प्रोडक्ट बिल्डअप। तो इन सभी चीज़ों को बाहर निकालते एक तरीके से बालों की सफाई करने का काम है शैम्पू का। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्लिनिक प्लस, डव, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन शैम्पू। मैंने बहुत कॉमन वाले एग्जाम्पल रखे हैं जो आपको याद रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ठीक है। शैम्पू का मेन काम क्या है, बालों की सफाई करना। शैम्पू में मेक हेयर ड्राई इफ़ यूज अलोन। अगर शैम्पू आप अकेले यूज़ करते हैं बिना कंडीशनर के, है ना, तो आपके जो बाल हैं वो सूखे रह सकते हैं। लिखा है शैम्पू कंटेंट्स क्लींजिंग एजेंट लाइक सर्फेक्टेंट। शैम्पू में क्लींजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि सर्फेक्टेंट आपने पढ़े थे, सोडियम लोरल सल्फेट वगैरह, तो वो इसमें ऐड किए जाते हैं जो झाग वगैरह भी देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा उठता है कि भाई कंडीशनर क्या है और कंडीशनर को हम शैम्पू के बाद ही क्यों यूज़ करते हैं। तो कंडीशनर इज ए हेयर केयर प्रोडक्ट यूज्ड आफ्टर शैम्पू टू मॉइस्चराइज, सॉफ्टन एंड प्रोटेक्ट द हेयर, मेकिंग इट स्मूथ एंड शाइनी। देखिए जब हम शैम्पू का यूज़ करते हैं ना नहाने के लिए, तो आपको पता होगा सीबेसियस ग्लैंड होती है, वो नेचुरली ऑयल भी बनाती है हमारी स्किन में या फिर हमारे सर में, जो नेचुरली हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखता है। पर जब हम नहाते हैं तो जब शैम्पू का यूज़ करते हैं तो शैम्पू उस पूरी सब चीज़ को हटा देती है, जो भी ऑयल वगैरह है या जो भी गंदगी वगैरह है। उसकी वजह से आपके बाल हो जाते हैं एकदम सूखे, है ना, एकदम फ्रिज जैसे हो जाते हैं, या कहें तो थोड़े घुंघराले टाइप से, या उलझे भी हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब वो सारी नेचुरल चीज़ भी वहाँ पे हट चुकी हैं जो आपका ऑयल वगैरह रहता है। तो कंडीशनर उसके बाद यूज़ किया जाता है शैम्पू के बाद, ये इन्हीं उलझे फुलझे जो बाल हैं उनको थोड़ा मॉइस्चराइज़ करने के लिए, वापस से सॉफ्ट बनाने के लिए, या और शाइनी या स्मूथ बनाने के लिए ये क्या काम करता है, कंडीशनर काम करता है। समझ आया कि कंडीशनर क्या है कि वो हेयर केयर प्रोडक्ट जो कि शैम्पू के बाद यूज़ किया जाता है, ताकि नहाने के बाद जो बाल आपके सूखे हुए हैं, जो नेचुरल जो ऑयल वहाँ बनता है वो भी हट चुका है, वहाँ पे दोबारा से मॉइस्चराइज़ करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए और हेयर को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है कि डव कंडीशनर, पैंटीन का भी आता है ये कंडीशनर, हेड एंड शोल्डर का कंडीशनर आता है, ट्रेसेम केराटिन कंडीशनर भी आता है।
इमेज आपको समझ आ रही है। सपोज करो जैसे आप नहाते हैं तो कुछ इस तरीके से बाल होते हैं, थोड़ा टाइट भी फील होता है जब हम टच करते हैं। लेकिन जब हम कोई कंडीशनर या कह सकते हैं घर का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल या कोई भी तेल लगाते हैं तो वो मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से मुलायम बनाता है। जैसे यहाँ डव कंडीशनर काफ़ी आपने यूज़ भी किया होगा। तो लिखा है कि कंडीशनर इज़ यूज टू नोरिश एंड सॉफ्टन हेयर आफ्टर शैम्पूइंग, कि जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं तो उसके बाद दोबारा से नोरिश करने के लिए, मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बालों को जो भी उनके लिए ज़रूरी होती हैं वो कंडीशनर देता है। यहाँ पे कंडीशनर इसलिए ही यूज़ होता है। कंडीशनर में आपके मॉइस्चराइज़र होते हैं, ऑयल होता है और प्रोटीन वगैरह होते हैं जो कि हेयर केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो ये आपसे आपको इनमें से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अब यहाँ पे बन रहा है कि भाई कंडीशनर को हमेशा शैम्पू के बाद ही क्यों यूज़ करते हैं। तो लिखा है कि कंडीशनर आर यूज्ड आफ्टर शैम्पू बिकॉज शैम्पू रिमूव्स डर्ट एज वेल एज नॉर्मल ऑयल्स। यहाँ पे लिखा है कि जो शैम्पू है वो गंदगी तो हटाती ही हटाती है, साथ के साथ जो नेचुरल जो नॉर्मल ऑयल्स रहते हैं जो हमारे बालों को थोड़ा स्मूथ बना के रखते हैं उनको भी हटा देती है। उसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा टाइट, काफ़ी ज़्यादा सूखे से फील होते हैं। तो उसी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए नहाने के बाद हम कंडीशनर का यूज़ करते हैं, जो हमारे बालों को दोबारा से सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है और जो घुंघरालापन है उसको भी कम करता है और कॉम्ब करने में भी ये आसानी करता है, यानी कि बाल को आप झाड़ने में या काटने में आसानी करता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको समझ है कि क्या शैम्पू है, क्या कंडीशनर है, क्यों हम इसको बाद में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स, या एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, एंड राइट देयर एप्लीकेशन इन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स, जो कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो कि जो हेयर केयर प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके हेयर ऑयल है, हेयर सीरम है, हेयर साबुन है, हेयर शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, ये जो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट हैं इनको बनाने के क्या प्रिंसिपल हैं, उनके बनाने में कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। स्पेशली कई बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नेम से भी आ जाता है कि भाई एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या है, उसके बनाने का प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन आपने बताने हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक आपने बताने हैं, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे पूछा गया है कि इन्हीं सारे हेयर केयर प्रोडक्ट का कॉस्मेटिकल्स के बनाने में क्या रोल है। आपने देखा होगा शैम्पू में हम कीटोकोनाजोल मिला रहे हैं या हेयर ऑयल में मिनॉक्सिडिल मिला रहे हैं, तो एक कॉस्मेटिकल बना रहे हैं हम हेयर केयर प्रोडक्ट को, तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो एप्लीकेशन भी आपने बतानी है, ठीक है। तो हेयर केयर प्रोडक्ट क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि हमारे हेयर की सफाई करने के लिए, हमारे हेयर को स्मूथ बनाने के लिए, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हेयर केयर प्रोडक्ट कहे जाते हैं। तो लिखा है हेयर केयर प्रोडक्ट्स आर कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल प्रिपरेशन यूज टू क्लीन, प्रोटेक्ट, नोरिश एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड स्कैल्प, है ना। ओवरऑल बोले तो हमारे बालों की सफाई करना हो, हमारे बालों को झड़ने से रोकना हो, हमारे बालों का पालन पोषण करना हो, जो भी ऑयल वगैरह है वो प्रोवाइड करना हो, उनको मजबूताई देना हो, कलर देना हो या शाइनी लुक देना हो, वो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट कहे जाएंगे। एग्जाम्पल शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, हेयर मास्क, हेयर टॉनिक, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ठीक है। ये सारे हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट हैं जो कि एकदम इमेज से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ये सारे के सारे आपके हेयर केयर प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिलेबस में क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बन रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट, जो हेयर केयर प्रोडक्ट मैंने अभी आपको गिनाए तो उनको बनाने की क्या प्रिंसिपल है कि भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। दूसरा, उनको बनाने के लिए कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इनको बनाने के लिए उनमें ऐड किए जाते हैं, वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्या है हेयर केयर प्रोडक्ट को बनाने की। तो लिखा है द फॉर्मुलेशन ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि अगर आप बालों की केयर करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो इन प्रिंसिपल को ज़रूर से फॉलो करें। पहला, क्लींजिंग, कि वो जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट है, शैम्पू है, साबुन है, तो उसका मेन यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये रहे कि वो आपके बालों से डर्ट या ऑयल या जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उन सभी को बाहर निकालें, बोले तो बालों की सफाई करें। तो वही है रिमूव डर्ट, सीबम एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हेयर एंड स्कैल्प। अगर वो यही चीज़ नहीं करेगा तो उसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये स्पेशली किसके लिए प्रिंसिपल रहेगा, आपके शैम्पू और साबुन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बोले तो मेंटेन सॉफ्टनेस, स्मूथनेस एंड शाइन ऑफ हेयर। कि अगर आप हेयर केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे कि हेयर ऑयल, हेयर सीरम या हेयर कंडीशनर वगैरह, तो वो आपके बालों को सॉफ्ट भी रखें, स्मूथ बना के रखें और हेयर को एक शाइनी लुक भी दें। ठीक है, नेक्स्ट है मॉइस्चराइजिंग। कि अगर आप कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मॉइस्चराइज रखे आपके बालों को, ड्राइनेस को वो अवॉइड करे और फ्रिजीनेस को भी वो दूर करे। तो ये भी यहाँ पे इसके प्रिंसिपल है। नेक्स्ट यहाँ पे स्काल्प केयर की मेंटेन स्काल्प हेल्थ एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स लाइक डेंड्रफ। कि हेयर केयर प्रोडक्ट आप अगर बना रहे हैं तो हो सके तो आप कुछ ऐसी भी चीज़ ऐड करें जो आपकी स्काल्प की केयर करे या डेंड्रफ वगैरह जो हो जाती है उसको कम करे। ये कई बार बालों में जू वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह, तो उसको भी रोकें। नेक्स्ट है कि पीएच बैलेंस। की जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनका पीएच जो है उतना ही रहे जितना नेचुरली होता है। मेंटेन नेचुरल पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपके हेयर्स को। नेक्स्ट है हेयर प्रोडक्शन। कि जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट हैं ऐसे होने चाहिए कि वो आपके बालों को यूवी रेडिएशन या हीट या पोल्यूशन से बचाएं। नेक्स्ट है टारगेटेड ट्रीटमेंट। कि हो सके तो उनमें अगर आप एपीआई यूज़ कर रहे हैं, दवाई ऐड कर रहे हैं मेन ड्रग, तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल या प्री मेचर ग्रेइंग, मतलब समय से पहले बालों का सफ़ेद होना या डैंड्रफ होना, उसको वो टारगेटेड ठीक भी करें। तो ये प्रिंसिपल्स हैं किसके बनाने के, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बनाने के। समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट। कि हेयर केयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं या उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो पहले यहाँ पे सरफेक्टेंट, क्लींजिंग एजेंट, मतलब वो एजेंट जो कि बालों से डर्ट या ऑयल या स्वेट वगैरह को बाहर निकालेंगे, हमारे बालों की सफाई करेंगे। तो लिखा है दे हेल्प इन रिमूविंग ऑयल, डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम हेयर एंड स्काल्प। एग्जाम्पल SLS सोडियम लोरल सल्फेट है, सोडियम लोरेट सल्फेट है, कोकोमाइडो माइडोप्रोपाइल बिटेन है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनिंग एजेंट। कि दे इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी, स्मूथनेस एंड शाइन। कंडीशनर में हमने देखा था कि वहाँ पे कंडीशनिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं, शाइनी लुक देते हैं और कॉम्ब करने में, काटने में भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल डाइमेथिकोन है, पैंथेनॉल है, क्वाटरनियम कंपाउंड है। तो ये बेसिकली ये भी सर्फेक्टेंट ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट बोले तो मॉइस्चराइज देने वाले, नमी देने वाले। तो ह्यूमेक्टेंट्स अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉइस्चर इन हेयर शाफ्ट। ये बालों में नमी बना के रखते हैं। जैसे ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, सोर्बिटोल है। नेक्स्ट हमारे थिकनर्स एंड स्टेबलाइजर्स। दे प्रोवाइड सुटेबल कंसिस्टेंसी एंड अपीरियंस। ये आपके प्रोडक्ट को सुटेबल कंसिस्टेंसी देते हैं, जैसे कोई तेल वगैरह है तो बहुत ही पतला ना हो या बहुत ही गाढ़ी भी ना हो, है ना, और एकदम अपीरियंस भी उसका अच्छा रहे। जैसे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कार्बोपोल, ज़ैंथन गम, ये सेटाइल अल्कोहल वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच मॉडिफायर, मतलब ऐसे एजेंट जो कि आपके प्रोडक्ट का जो पीएच है सेम ऐसा ही बना के रखते हैं जैसा कि नेचुरली स्काल्प का होता है, ताकि स्काल्प की हेल्थ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसकी सिट्रिक एसिड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव, यानी कि वो सारे एजेंट ऐड किए जाते हैं आपके हेयर केयर प्रोडक्ट में जो माइक्रोब से या कंटामिनेशन से उसको बचा के रखते हैं, उसके सेल्फ लाइफ को यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे पैराबीन्स और फेनॉक्सी इथेनॉल या बेंजाइल अल्कोहल वगैरह। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर हो सके तो आप कॉस्मेटिकल्स भी बना सकते हैं, कोई मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं। जैसे दे यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक हेयर और स्काल्प प्रॉब्लम, जैसे कि मिनॉक्सिडिल है वो हेयर को रीग्रोथ कराता है। केटोकोनाजोल एंटी डैंड्रफ रहता है, यानी कि ये एक एंटी फंगल है, तो जो एंटी डैंड्रफ के रूप में काम करती है। बायोटीन है, कैफीन है, सॉपलैमेटो है, ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। तो आप जो हेयर केयर प्रोडक्ट है अगर आप इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डालोगे, यानी कि कोई दवाई भी डालोगे, तो कॉस्मेटिकल्स बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेगरेंस एजेंट। आपने जो है जैसे तेल हुआ या फिर आपकी शैम्पू ही क्यों ना हुई या और भी कोई चीज़, तो उसमें खुशबू भी रहती है। तो वही है कि आप एक फ्रेगनेंस के लिए कोई एजेंट भी ऐड करोगे, जिसकी एजेंशियल ऑयल, जिसकी लेवेंडर या रोज़ ऑयल या सिंथेटिक परफ्यूम वगैरह। नेक्स्ट हमारे कलर रेंट। इट प्रोवाइड कलर टू द प्रोडक्ट टू इम्प्रूव एस्थेटिक फील। कि ये जो एक तरीके से कलर प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोडक्ट को, जिसकी शैम्पू है तो वो ब्लू कलर की है या सफ़ेद कलर की एकदम, है ना,
या ऑयल है वो किस कलर का है, या और भी चीज़ें हैं, या आपके कलरिंग एजेंट भी होते हैं जो बालों में लगाए जाते हैं, तो डाई वगैरह, तो उसमें ये ऐड किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अगर आप हेयर केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन इन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स। अगर आप बालों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है कॉस्मेटिकल्स के बनाने में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। कॉस्मेटिकल्स वो कॉस्मेटिक्स होते हैं जो केवल हमारे बॉडी को ब्यूटीफाई ही नहीं करते बल्कि साथ के साथ एक दवाई के रूप में भी काम करते हैं। तो वही है कि हेयर केयर प्रोडक्ट आर नाउ डेवलप्ड एज कॉस्मेटिकल्स, कि आजकल जो हेयर केयर प्रोडक्ट है ना वो कॉस्मेटिकल्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं। मतलब क्या रहा है इसका, कि वो कॉस्मेटिक की तरह भी काम करते हैं और दवाई के रूप में भी वो काम करते हैं। एग्जांपल जैसे पहली एप्लीकेशन है हेयर केयर प्रोडक्ट यूज टू ट्रीट डैंड्रफ। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू भी आती हैं, एक में आपने देखा होगा एंटी डैंड्रफ करके, उनमें साफ साफ लिखा रहता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो वहाँ पे कोई भी कीटाकोनाजोल वगैरह या कोई भी एंटी फंगल और भी चीज़ ऐड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस हेयर फॉल। हेयर फॉल को रोकने के लिए बायोटीन या कैफीन ये जैसे टॉनिक ऐड किए जाते हैं, या तो आपके हेयर ऑयल में या हेयर सीरम वगैरह में। नेक्स्ट है इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए मिनॉक्सिडिल लोशन वगैरह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉरिश स्काल्प विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट। आपकी स्काल्प को नॉरिश करने के लिए, एकदम उसका अच्छे से उसको मजबूती कर देने के लिए, जैसे आंवला हुआ या नीम हुआ या भृंगराज हुआ, ये ऑयल भी ऐड किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम डैमेज। हेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए सीरम जैसे कि सिलिकॉन वाला, तो उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेन स्काल्प पीएच एंड हाइजीन। यही जो आपके मतलब कि हेयर के प्रोडक्ट हैं, ये आपके स्काल्प के पीएच और हाइजीन को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये सारे के सारे आपके ना कॉस्मेटिकल्स हैं। जो कॉस्मेटिकल्स बनाए जा रहे हैं वो हेयर केयर प्रोडक्ट की ही मदद से या उन्हीं के ज़रिए बनाए गए हैं। तो उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पैराफिनाइल डाई अमीन बेस्ड हेयर डाई, राइट इट्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दूँ। गार्नियर का कलर नेचुरल डाई हो, स्पीडी कलर हो वाइगेन का, या रेवलॉन या फिर रिच क्रीम का, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पैराफिनाइल फिनाइलिन डाई अमीन बेस्ड हेयर डाई हैं, हेयर कलर हैं जो कि आपके बालों को कलर देते हैं। अब ये पैराफिनाइल डाई अमीन हेयर डाई क्या है, तो यहीं पे लिखा है शॉर्ट में पीपीडी, पैराफिनाइल डाई अमीन। पीपीडी इज ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए परमानेंट हेयर डाई, कि एक केमिकल है ये जो कि एक परमानेंट हेयर डाई के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑक्सीडेटिव हेयर कलरिंग वेयर इट रिएक्ट विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म कलर्ड पिगमेंट दैट डिपोजिट डीप इनटू द हेयर शाफ्ट। कि यहाँ पे नॉर्मली लिखा है कि ये ना कॉमनली जो है एक दूसरे केमिकल के साथ यूज़ किया जाता है। अगर आपने कभी भी कोई कलर करवाया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें एक उनके पास पाउडर सा रहता है, वो एक लिक्विड में मिलाते हैं। लिक्विड जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है, और जो पाउडर फॉर्म में जो रहता है वो पैराफिनाइल डाई अमीन हेयर डाई होती है। तो जब भी ये वाली डाई यानी कि पीपीडी, पैराफिनाइल डाई अमीन, उस आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो एक परमानेंट एक कलर छोड़ते हैं आपके हेयर के शाफ्ट पे, है ना। तो वही इस तरीके से काम करता है। आपको समझ आया कि देखिए पीपीडी होती है, पीपीडी यानी कि यही पैराफिनाइल डाई अमीन जो कि हेयर डाई है, इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बल्कि एक ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड शॉर्ट में मैं HP लिख दे रहा हूँ। तो इन दोनों को मिलाते हैं, जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो आपकी डाई है ये एक पिगमेंट छोड़ती है, एक कलर छोड़ती है आपके हेयर के शाफ्ट पे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि गार्नियर कलर नेचुरल्स है, वाइगेन स्पीडी हेयर कलर है, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर है ये, या रेवलॉन कलर सिल्क है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आपके कहे जाते हैं पैराफिनाइल डाई अमीन बेस्ड हेयर डाई। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट आर माउथ वॉशेस एंड राइट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माउथ वॉशेस, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
अभी जो हमने देखा था वो यहाँ से देखा था पैराफिनाइल डाइअमीन बेस्ड हेयर डाई। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि माउथ वॉश क्या होते हैं। माउथ वॉश क्या होते हैं, उनको बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक किन किन चीज़ों से वो बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखा दूँ, ये हेक्सिटीन है या कोलगेट प्लेक्स आता है या लिस्टेरिन आपने देखा होगा कूलमिंट। तो कुछ इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ये गार्गल्स नहीं होते हैं, ये गरारा करने वाले नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे गुड़ 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 करते हैं वो तो गरारा होता है, ये गरारा नहीं करते हैं इससे, बल्कि दांतों में बस चारों तरफ कुछ इस तरीके से रिंस किया जाता है या घुमाया जाता है इस लिक्विड को डाल करके, तो ये माउथ वॉश बोला जाता है। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती हैं जो कि आपके दांतों को बैक्टीरिया वगैरह जो लगे रहते हैं उनको साफ़ करते हैं, है ना, फ्रेशनेस देते हैं या टीथ और गम्स को क्लीन करते हैं। तो माउथ वॉश इज ए लिक्विड ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, ये लिक्विड होता है और मुंह की सफाई करने का एक प्रोडक्ट है that used for rinsing the mouth to clean teeth, gums and tongue, reduce oral bacteria and freshen the brain। कि इसका काम क्या होता है, माउथ को क्लीन करना, दांत को, गम्स को, आपकी जीभ को साफ़ करना या वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारना और आपको एक एकदम फ्रेश फील कराना। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिस्टेरिन है, कोलगेट प्लेक्स है, हेक्सिडीन है, बेटाडीन माउथ वॉश है, ये आते हैं मार्केट में। इनके अलावा गार्गल्स जो है वो अलग होते हैं, वो गार्गल्स आप माउथ वॉश मत समझ लेना, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, इसके क्लोरहेक्सिडीन है या सिटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड है जो माइक्रोब जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। एस्ट्रिंजेंट है जिसकी आपका जिंक क्लोराइड है, सॉरी जिंक क्लोराइड, यानी कि ये आपके कहीं खून वगैरह निकल रहा होता है, कट वट लग रहा होता है तो वहाँ पे उसको रोकते हैं। फ्लोराइड होता है जो कि टूथ डिके, दांत को ख़राब होने से बचाता है, जिसका एकदम सोडियम फ्लोराइड इसमें रहता है। इसमें फ्लेवरिंग एजेंट रहता है, आपको एक अलग एक थोड़ा टेस्ट सा भी फील होता है जब आप जीभ पे रखते हैं इसको, जैसे मेंथोल या पेपरमेंट ऑयल वगैरह। ठीक है, ठंडा ठंडा फील होता है। बाकी कलरिंग एजेंट जिसके टार्ट्राजिन इसमें ऐड किया जाता है। स्वीटनर भी ऐड करते हैं जिसके सॉर्बिटॉल, शैकरिन जिसके कड़वा न लगे आपको। प्रिजर्वेटिव भी इसमें ऐड होते हैं जिसके सोडियम बेंजोएट वगैरह, और ह्यूमेक्टेंट जिसकी ग्लिसरीन वगैरह, और सॉल्वेंट अल्कोहल और वाटर वगैरह। तो ये है इसके बिल्डिंग ब्लॉक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने माउथ वॉशेस को कवर करा है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो आपकी जो कॉस्मेटिक साइंस है ये उसके यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हमने कवर कर लिए हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड थी, मतलब आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि मैं कुछ फालतू की चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज हमको नॉर्मली भी होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट में हम बस इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉस्मेटिक साइंस का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको मिलेगा फार्मेसी वाला ऐप पर। कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे आप जा करके देख लेना, पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं मिल जाएंगी। तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।